यस सर। सर ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, तो रोड एक है हमारा, इस रोड के ऊपर गाड़ी चलती है। ठीक है, जाहिर है आप पैदल नहीं चलते, गाड़ियां चलती हैं रोड के ऊपर। तो आप समझें कि ये जो आपका रोड है ये है इंटरनेट। ये जो आपका रोड है ये क्या है, ये है इंटरनेट। और इस इंटरनेट के ऊपर आप डाटा लेकर चलते हैं, आपका डाटा ट्रैवल करता है। तो वो डाटा जो है वो हम यहाँ पर एक पैकेट बना देते हैं और इसका नाम रख देते हैं डाटा। अब जो ये डाटा है, जो ये ट्रैवल करके आपके रोड से जा रहे हैं, ये डाटा इस तरीके से ट्रैवल करके नहीं जाता। इसको ना किसी मीडियन की ज़रूरत होती है। लेट सपोज मैं आपको एक बात कहूँ कि रोड पर पैदल चलना अलाउड नहीं है। रोड पर क्या चलेगी, गाड़ी चलेगी, गाड़ी के अंदर इंसान हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इंसान पैदल नहीं चल सकता रोड पर, ये एक रूल है। ठीक है, और अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ये अलाउ ही नहीं है कि आप रोड के ऊपर पैदल चलें। इंटरनेट ये रोड है और डाटा इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये डाटा क्या है, इसको अलाउ नहीं है कि ये इस रोड के ऊपर ऐसे ट्रैवल कर सके। क्योंकि रोड के ऊपर क्या चलती है, रोड के ऊपर चलती है गाड़ी। तो गाड़ियां होती हैं डिफरेंट किस्म की। ठीक है, तो एक गाड़ी है आपकी साइकिल, एक है बाइक, एक है आपकी कार हो गई, एक है आपकी डिलीवरी वैन हो गई, एक है बस। तो मतलब डिफरेंट किस्म की गाड़ियां हैं हमारे पास, और सब में हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इस रोड के ऊपर अपना डाटा लेकर जा सकते हैं। अब देखें, सपोज करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ गाड़ी हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ सबसे पहले बाईसाइकिल। ठीक है, तो इसके अंदर मैं रखता हूँ अपना डाटा, और डाटा अटैच करके इस बाईसाइकिल के अंदर अब मैं इसे ट्रैवल करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं चला सकता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब डाटा हमारा बड़ा हो गया तो अब जाहिर है ये बाईसाइकिल इसका लोड नहीं संभाल पाएगा, तो क्या है, फिर हमें कन्वर्ट करके अपने व्हीकल को चेंज करना पड़ेगा। अब हमने व्हीकल चेंज किया तो ठीक है, अब वो डाटा को सपोर्ट कर लेगा। आपको ये चीज़ समझ आ रही है? ये जो आप देख रहे हैं और देखकर समझ रहे हैं ना, कि आपका डाटा अगर बड़ा हो जाता है तो उसको व्हीकल सपोर्ट नहीं करता, तो आपको व्हीकल क्या करना है, चेंज करना है। अब यहाँ पर जो है वो फिर आप डिलीवरी वैन ले लेंगे, या ट्रक या बस भी हो सकता है। तो अब आते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब आते हैं एचटीटीपी के ऊपर। वापस से आते हैं, इंटरनेट रोड है, ठीक है, डाटा डाटा है, ठीक है, हम इससे कहते हैं कि ये इंसान की तरह है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान रोड पर ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको किसी मीडियन की ज़रूरत है, तो वो जो मीडियन है वो हमारे लिए हमारा व्हीकल है। चाहे वो बाईसाइकिल है, बाइक है, कार है, ट्रक है, डिलीवरी वैन है, कुछ भी है। तो जो डाटा है, इस डाटा को ट्रैवल करने के लिए आपको जो मीडियन चाहिए वो है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। डाटा, दोबारा सुने, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, किसी सहारे की ज़रूरत है। और वो जो मीडियन है वो क्या है, आपका प्रोटोकॉल, उसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट क्या है, रोड है, और इस रोड पर चलने वाली गाड़ी प्रोटोकॉल है। तो वो जो प्रोटोकॉल है ना, उसके नाम सुने आप। प्रोटोकॉल में आपके पास है HTTP, ओके। HTTP के बाद आपके पास है HTTPS, ये भी एक गाड़ी है, ये भी एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद है FTP, FTP के बाद है SFTP, और उसके बाद है वेब सॉकेट, और भी हैं, वेब सॉकेट है, फिर
SSH है, DNS है, बहुत सारी हैं। तो अब देखें, इनमें से सबसे ज्यादा जो आप देखते हैं वो देखते हैं HTTP को डाटा ले जाते हुए एक जगह से दूसरे जगह पर, या फिर HTTPS को। वैसे नॉर्मली हम HTTPS को देखते हैं। उसकी वजह क्या है कि HTTPS जो है ना, ये आपके डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेकर जाता है। बीच में बीच में क्या होता है, ये आपका डाटा है, और ये डाटा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब ट्रैवल करता है, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका जब ये डाटा ट्रैवल करता है, तो यहाँ पर बीच में बैठा एक शैतान, कौन है ये है आपका हैकर। ये आपके ट्रैवल करते हुए डाटा को बीच में से क्या करता है, रीड करने की कोशिश करता है। और वो अगर डाटा HTTP वाले फॉर्म में है तो वो यूं समझें कि वो डाटा रीड कर पाता है। लेकिन अगर वो डाटा HTTPS के प्रोटोकॉल को यूज़ करे, तो आपका जो सिक्योरिटी लेवल है, एक चीज़ होती है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं, मैं अगर यहाँ पर दिखा पाया आपको तो, SSL सर्टिफिकेट। हम यहाँ पर मीज़ान बैंक ओपन करते हैं, मीज़ान बैंक। ठीक है, मीज़ान बैंक में हमें यहाँ पर इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी, कनेक्शन सिक्योर। देखें, यहाँ पर सर्टिफिकेट है ना, इनके पास सर्टिफिकेट इज वैलिड, इसे ओपन करते हैं। तो इनका जो सर्टिफिकेट है ना, वो कहाँ, अभी कब तक है, एक्सपायर कब होगा देखते हैं। मंडे 5 अक्टूबर 2026। अगर ये एक्सपायर हो गया और ये इसको इन्होंने रिन्यू नहीं किया, वैसे तो ये ऑटोमेटिक होता है, मैं आपको एक ऐसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि फिर इनकी साइट को खतरा है हैकर से। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर कनेक्शन नहीं होगा उस वक्त। ये मीज़ान का जो ये SSL सर्टिफिकेट इनको मिला है ना, ये कब एक्सपायर होगा, मंडे 5 अक्टूबर 2026 और इतने बजे। मैं तो इंतज़ार में हूँ कि ये अपडेट ना करें और फिर मैं इस पर अटैक करूँ। समझ आ रही बात? तो ये वाली चीज़, इससे बचने के लिए हम सिक्योर कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो सिक्योर कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसको हम SSL सर्टिफिकेट भी कहते हैं। डोमेन खरीदते हैं तो हमें SSL सर्टिफिकेट मिलता है। और ये है आपके HTTPS को ट्रैवल करवाने के लिए इनक्रिप्टेड फॉर्म। ये आपने वा एसएसपी सर्टिफिकेट कैसे खोला? कैसे खोला? ये आप किसी भी ये जो आइकन आ रहे हैं ना, साइट इन्फॉर्मेशन, रीलोड के जी बाद जो एक आइकन है एड्रेस बार जी में, जी इसको क्लिक करेंगे, कनेक्शन इज सिक्योर को क्लिक करेंगे, और जो है सर्टिफिकेट इज जी वैलिड जी। वाले को क्लिक करेंगे। अच्छा, ठीक। वापस आते हैं। तो HTTP और HTTPS, इसको देखते हैं। वेब सॉकेट और दूसरी चीज़ें अभी मैं मिटा रहा हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर लिखा था। आते हैं यहाँ पर। तो देखें, ये जो है इसका जो समझ आ गया आपको कि भाई हैकर से हमें बचना है, तो डाटा को ट्रैवल करवाना होता है HTTPS के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ डाटा है, सपोज करें इसके अंदर आपने लिखा था ताहा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करते हुए हैकर ने आपके लिखे हुए मैसेज को जो है वो रीड कर लिया। आप चाहते हैं कि ये मैसेज रीड ना हो, तो ये मैसेज रीड ना हो तो ये कैसे होगा? उसके लिए फिर आप ये करते हैं कि आप एक की बनाते हैं, और वो जो की होती है वो पॉइंट ए के पास भी है और पॉइंट बी के पास भी है। तो पॉइंट ए से जब पॉइंट बी तक ये डाटा ट्रैवल कर रहा है, तो हैकर बीच में बैठा है रीड करने के लिए डाटा। हमने डाटा को ताहा की जगह लिख दिया 123 हैश हैश सारे सार। ये है मेरा डाटा, जिसके मतलब है ताहा। अब ये पता कैसे चलेगा? हैकर तो बैठा है रीड करने के लिए, भले वो रीड करे, उसको जो मैसेज मिलने वाला है ना, वो उसको डीक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनक्रिप्ट किया मैंने यहाँ पर, ये डाटा था ताहा, इसको मैंने इनक्रिप्ट करके क्या कर दिया, ये बना दिया। और उसके बाद जो है वो बी में जब गया,
तो उसके पास भी डिक्रिप्शन की या इनक्रिप्शन की कह लें, उसके पास थी। तो उसने इसको रीड कर लिया। ये हैकर जो है ना, ये बीच में डाटा के ट्रैवल के टाइम पर इसे पढ़ नहीं पाएगा। तो HTTPS क्यों इम्पोर्टेंट है और HTTP क्यों जो है वो सिक्योर कनेक्शन नहीं समझा जाता है, वो आपको एक छोटा सा बहुत माइनर सी एग्जांपल आपको मैंने देकर जो है वो समझाने की कोशिश किया। तो चलें, हैकर को हटाते हैं, अपने डाटा के ऊपर वापस आते हैं और मीडियन के ऊपर वापस आते हैं। अब हमारे पास जो हमारी गाड़ी है वो है HTTP। अच्छा, ये अब मैं इसको गाड़ी नहीं कहूंगा, ठीक है, अब मैं इसको क्या कहूंगा? अब मैं इसको कहूंगा जो इसका नाम है, मतलब इसका नाम है प्रोटोकॉल। और ये है डाटा। तो ये जो डाटा है हमारा, ये अब हमारे प्रोटोकॉल के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है, ये है ऑब्वियसली हमारे HTTP प्रोटोकॉल के जरिए। तो इंटरनेट के ऊपर डाटा एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करवाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करवाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? किसी इंटरनेट के प्रोटोकॉल की। उसमें HTTP है, HTTPS है, वेब सॉकेट है, DNS है, XYZ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम HTTP को पढ़ रहे हैं। HTTP क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसमें डाटा ट्रैवल करवाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर इंटरनेट के ऊपर। क्या हमें ये बात समझ आई? जी Yes, सर। sir. तो सर्वर, ठीक है, सर्वर और क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन। हमने दो कॉमन चीज़ें देखी हैं। एक ये कि क्लाइंट हमारा जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। और क्लाइंट क्या हो सकता है? क्लाइंट हमारा ब्राउज़र हो सकता है, और क्लाइंट हमारा पोस्टमैन हो सकता है। पोस्टमैन जो है वो API को टेस्ट करने के सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पोस्टमैन जो है वो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर API टेस्टिंग के लिए। अच्छा, ये भी क्लाइंट हो सकता है, ये भी क्लाइंट है। और आपका कोई प्रोग्राम, मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, मतलब आप अगर कोई JS की फाइल में कुछ लिख रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो वो फाइल भी हो सकती है आपके क्लाइंट है। तो पोस्टमैन है, ब्राउज़र है, और ये है। अच्छा, अब क्लाइंट तो हमारे पास हमें समझ आ गया कि मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। और जो क्लाइंट है वो करता है रिक्वेस्ट, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है। ये रिक्वेस्ट जो है ये किसको करता है? सर्वर को। तो जो हमारा सर्वर है, इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। और उसके बाद हमें क्या देता है? ये रिस्पॉन्स देता है। तो सॉरी, ये मैंने उल्टा बना दिया। ये जो है इस तरह है। तो रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हमें ये चीज़ समझ आई है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये एक तरीका है क्लाइंट का सर्वर से बात करने का। ये एक तरीका है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है वो उसका जवाब देता है। ये रिक्वेस्ट एक सवाल है, रिस्पॉन्स उसका जवाब है। अच्छा, ये जो अभी हम ऊपर से समझते हुए आ रहे हैं कि एक रोड है, डाटा ट्रैवल करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये पॉइंट A से पॉइंट B, ये है आपका A क्लाइंट और B सर्वर। अच्छा, ये जो सर्वर है ये कहीं भी हो सकता है। आपका जो सर्वर है वो USA के अंदर है, वो यूरोप के अंदर है, वो मुंबई में रखा है। AWS में हमारे हमसे सबसे करीब जो सर्वर है AWS का, वो मुंबई में है। तो कहीं भी हो सकता है भाई ये सर्वर। और क्लाइंट वो तो जाहिर है नॉर्मल केसेस में ब्राउजर ही होता है। तो आपका लैपटॉप हो गया ना ये। तो आपका लैपटॉप USA में रखे हुए एक सर्वर को क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। हम यहाँ पर लोकेशन लिख देते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये जो सर्वर है ना, ये 24/7 जो है वो अप है, अब मतलब रनिंग में। ये टर्मिनोलॉजीज हमें सीखनी पड़ेंगी सर्वर की, क्योंकि जिन जो टर्म्स इनमें यूज होती हैं वही यूज करें तो बेहतर है ना। तो हम अब टाइम इसकी जो है हमारे सर्वर की वो क्या है, 24/7 है, 24 घंटे चल रहे। यूएसए में रखा हुआ एक सर्वर है, 24 घंटे चल रहे, अब टाइम 24/7 है। और आप या आप जैसे बहुत सारे क्लाइंट क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस सर्वर को। और ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, ये सिर्फ आपके सर्वर को जवाब देना है उस सवाल का जो क्लाइंट ने पूछा है, उसके लिए है। तो देखें, बड़ा आसान है। सर्वर जो है वो जाहिर है, हम एक किसी एम्प्टी सर्वर पर तो रिक्वेस्ट भेजेंगे नहीं। हम जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है। तो यहाँ पर ऐसा इमेजिन करते हैं कि इसके अंदर है हमारा पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल। इसके अंदर पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल है, डेटाबेस है, ठीक है, पोस्ट ग्रेस डीबी। ठीक है, तो ये जो पोस्ट ग्रेस डीबी है, इसका काम ये है कि भाई ये सर्वर के अंदर है, और आपके जाहिर है डेटाबेस के डाटा को वो ला कर देता है। अब ये जो सर्वर बीच में है ना, ये दो चार चीजें क्या करता है, वो देखता है, दो चार चीजें देख रहा होता है। वो क्या देखता है कि आने वाला जो क्लाइंट है, क्या वो अथेंटिक क्लाइंट है, क्या मुझे अपने अंदर रखे हुए डेटाबेस को इसके साथ शेयर करना चाहिए। और अथेंटिसिटी चेक करने के लिए हमने इसके अंदर क्या लिखते हैं, लॉजिक लिखी है, उसको हम कहते हैं ओथ। ओथ मतलब अथराइजेशन या अथेंटिकेशन। ठीक है, तो ओथ हम कहते हैं अथराइजेशन को या अथेंटिकेशन को। तो ये ओथ की चेकिंग होती है, ये एक वॉल है जो कि अथराइजेशन या अथेंटिकेशन को चेक करने के बाद जो है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को यहाँ तक ट्रैवल करवाता है, और यहाँ से जवाब लेकर वापसी जवाब देता है इसको। और जाहिर है अथेंटिकेशन अगर पास कर चुका वो, तो रिस्पॉन्स क्लाइंट को मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। वापस से आते हैं, देखें, इंटरनेट एक जगह से दूसरे जगह पर डाटा ट्रैवल किया, डाटा ट्रैवल HTTP के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट है हमारा लैपटॉप, पॉइंट बी सर्वर। वापस आते हैं, क्लाइंट जो है वो मेरा लैपटॉप है इस वक्त, वरना वो पोस्टमैन भी हो सकता है, ब्राउजर भी है, या जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। तो ये तीनों ही मैं अपने लैपटॉप के अंदर ही ऑपरेट करता हूँ। तो मैंने बोल दिया इसको कि ये एक लैपटॉप है, तो ये मेरा लैपटॉप है क्लाइंट। और इससे रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर ने क्या किया, अपने अंदर रखे हुए डेटाबेस को शेयर नहीं किया। उसने बोला कि पहले बताओ तो सही हो कौन। वो हम कहाँ चेक कर रहे हैं, अथेंटिकेशन अथराइजेशन के अंदर। लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, क्रिएट योर अकाउंट, ये सब क्या है, आपने अकाउंट क्रिएट किया, देन पहले साइन अप किया, फिर साइन इन किया, क्या है ये, अथेंटिकेशन अथराइजेशन। जब ये आपको पहचान लिया इसने कि हाँ आपको मैं जानता हूँ, क्योंकि आपका अकाउंट जब वो मेरे डेटाबेस के अंदर है, तो आपने अथराइजेशन कंप्लीट कर ली, अब डाटा आपको मिल जाएगा। जो भी रिक्वेस्ट आपने इसको बोला कि भाई मुझे डाटा दो, तो वो डाटा आपको शेयर करता है, रिस्पॉन्स के जरिए आपके क्लाइंट को डाटा मिला। बड़ा सिंपल सा है, ये तो हमें समझ आती है ये चीज़। और ये सर्वर यूएसए के अंदर है, 24/7 इसका अप टाइम है। ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है ना, ये दोनों के दोनों चल रहे हैं HTTP मेथड को फॉलो करके। भाई अगेन अगर मैं आपको ऊपर वाली चीज याद दिलाऊं, तो हमने ऊपर इसी चीज को तो पढ़ा है कि एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करना इंटरनेट की वजह से हो पाएगा। और इंटरनेट की वजह से जो ये ट्रैवल मैं कर पा रहा हूँ, उसको एक मीडियन की ज़रूरत है। वो मीडियन क्या है, वो है आपका HTTP। इस वक्त जिसमें आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहे हैं,
तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दोनों के दोनों, दोनों के दोनों HTTP की वजह से पॉसिबल है। HTTP HTTPS एक ही बात है, डाटा ट्रैवल ही हो रहा है। एक में इंक्रिप्शन के फॉर्म में हो रहा है और एक में ऐसी विदाउट इंक्रिप्शन नेकेड डाटा जा रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स HTTP जो है उसके ज़रिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, और इसके अंदर रखा हुआ जो डेटाबेस है वो अपने डाटा को तभी शेयर करता है जब अथेंटिकेशन आप कर देते हैं। ये एक सर्वर है जो यूएसए के अंदर है और 24/7 इसका अप टाइम है। क्लाइंट बहुत सारे हैं, टिमटिमाते हुए क्लाइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये बहुत सारे हैं, ये 1 लाख 2 लाख 1 बिलियन कुछ भी हो सकते हैं, क्लाइंट की तादाद कुछ भी हो सकती है। सर्वर आपका यहाँ पर है। तो सर्वर भी मल्टीपल हो सकता है, इसी को हम स्केलेबिलिटी कहते हैं। वो हम आगे जाकर डिज़ाइन पैटर्न में पढ़ेंगे, सिस्टम डिज़ाइन में पढ़ेंगे आगे जाके कि किस तरीके से मल्टीपल सर्वर हम मैनेज करते हैं। लेकिन अभी समझने के लिए एक ही सर्वर और बहुत सारे क्लाइंट के ऊपर हमने ये जो है ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये क्लियर है मुझे? अब हम समझते हैं HTTP जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये ट्रैवल कर पाते हैं। आप बिलीव करें, आपको आज हेडर, बॉडी और URL, नेटवर्क के ऊपर रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, और API कैसे आप बनाएंगे, पोर्ट के ऊपर कैसे चल रहे हैं, ये सब आज आपको ऐसे क्लियर होगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो आप सिर्फ सर समझते जाएं, बस समझते जाएं। देखें, ओके, तो HTTP के अंदर हमारे पास होता है मेथड। मेथड क्या है हमें अभी नहीं पता, मेथड क्या है देखेंगे बाद में। इसके अंदर होता है URL, ठीक है। इसके अंदर होता है हेडर, और इसके अंदर हो सकता है बॉडी। इसके अंदर हो सकती है बॉडी। अच्छा, हो सकती क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसके बाद मैं लिख भी देता हूँ। बॉडी ज़रूरी नहीं है ना कि हर दफ़ा हो। ये जो आपका बॉक्स है ये है HTTP का बॉक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और इसे कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे HTTP का बॉक्स, जिसके अंदर क्या है बताया जा रहा है कि HTTP में मेथड होता है, URL है, हेडर है और बॉडी है, ऑप्शनल है बॉडी। और एक है पोस्टग्रेस SQL का बॉक्स। ये इसको मैं ज़रा इसके साथ कर देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। चलें, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि मेथड्स, URL, हेडर और बॉडी HTTP के अंदर क्या क्या होते हैं ये। तो देखिए, मेथड ना, मेथड आपको गिवन मेथड वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम मेन मेथड्स की बात करें तो उसमें है आपका गेट। गेट के बाद है पोस्ट। लिखते हैं, लिखते हैं, ऐसे समझ नहीं आता ना, लिखते हैं। अच्छा, हमारे पास मेथड है गेट। गेट जो है वो है आपका डाटा गेट करने के लिए, टू गेट द डाटा। और पोस्ट का मेथड जो है वो है मेथड को, सॉरी, डाटा को क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट डाटा।
सर इसको सेम कलर कर दे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। गेट पोस्ट पुट टू अपडेट डाटा, और हमारे पास है डिलीट टू डिलीट डाटा। तो और भी हैं हमारे पास, इतने नहीं है, और भी हैं, जैसे कि एक पैच भी होता है, और भी होता है। तो अभी फिलहाल ये जो चार मेथड्स है ना, इन चार मेथड्स को मैं यूज करके HTTP की रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये मेथड है, और एक स्टैटिक लगा देता हूँ। स्टैटिक क्यों? स्टैटिक इसलिए कि मेथड के बिना आप ये नहीं कर सकते। आप मेथड अगर ना दें, देखिए बॉडी तो ऑप्शनल था, बॉडी यहाँ पर ऑप्शनल है, बॉडी लिखूँ ना लिखूँ, रिक्वेस्ट तो कर ही लूँगा। मेथड के बिना नहीं कर सकता मैं, एक मेथड रिक्वायर्ड है, कोई एक मेथड होना ज़रूरी है। अच्छा, URL क्या है? URL को देखते हैं, URL क्या है? URL है आपका, आपके घर का एड्रेस। URL क्या है? आपके घर का एड्रेस। आते हैं वापस अपने ड्राइंग पर। ये जो 24/7 अप टाइम पे आपने अपना USA का सर्वर चलाया हुआ है, इस तक आपका जो ये क्लाइंट है, ये पहुंच कैसे रहे? इसको बताया है, किसने बताया इसको घर का एड्रेस? ये जो USA में रखा हुआ आपका सर्वर है, जो कि 24 घंटे चल रहा है, क्लाइंट ने कैसे इस तक रिक्वेस्ट भेजी? यूआरएल के जरिए सर। वो URL के जरिए HTTP वो मेथड के URL थ्रू। कहाँ से आया? वो URL इसको कैसे मिला? ये समझते हैं। देखें, ये जो सर्वर है, जब भी कोई इंटरनेट से डिवाइस कनेक्ट होगी, तो उसके पास क्या होगी? एक, कोई भी डिवाइस, आपके घर का स्मार्ट कैमरा, आपकी स्मार्ट वॉशिंग मशीन, आपके वाईफाई का राउटर, और फ्यूचर में इंशाल्लाह जब आप रोबोट बन जाएंगे खुद, तो आप भी, सबके पास एक स्टैटिक IP होगी। जैसे आपके सर्वर को भी इंटरनेट से जब कनेक्ट किया, तो उसकी एक स्टैटिक IP है। पब्लिक फेसिंग स्टैटिक IP, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। स्टैटिक IP है। अच्छा, स्टैटिक IP जो है वो हमारे पास है, सपोज करें मैं वैसे ही लिख रहा हूँ कि 10 लिख दिया, 24 है, 1, इस तरह आपने देखा होगा कि एक IP है आपकी। ये जो IP है ना, ये एक्चुअल में इसके घर तक, मतलब इस सर्वर तक पहुंचने का एड्रेस है। अगर कोई 10.24.1.2 टाइप करेगा, तो वो इस सर्वर तक पहुंच जाएगा। देखिए, मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि कोर ईडी ऑनलाइन लिखें, तो आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे, ठीक है? कितना आसान है कि मैं आपको कहूँ कि इस URL को याद कर लें, कोर ईडी ऑनलाइन लिखें, आप आ जाएंगे यहाँ तक। बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10.24.1.2 लिख कर आप आ जाए मेरी वेबसाइट पर, तो आप कहेंगे कि ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। ये याद रखना बहुत मुश्किल है, कैसे याद रखें आपके इतने मुश्किल एड्रेस को? तो इस काम को आसान बनाए। देखें, ये बात तो हमें समझ आ गई ना कि सर्वर के पास IP एड्रेस है, और हर उस मशीन के पास IP एड्रेस मौजूद है जो इंटरनेट से कनेक्ट है। तो हमारे सर्वर के पास भी है। लेकिन ये मुश्किल है, मैं इसे याद नहीं रख सकता, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन है हमारा DNS सर्वर। अब ये DNS सर्वर क्या चीज़ है? ये DNS सर्वर वो चीज़ है कि जो आपको इस मुश्किल IP एड्रेस के बदले क्या देता है? एक URL देता है, एक नाम देता है।
जैसे कि डीएनएस सर्वर से इसी आईपी एड्रेस को अगर मैं जो है आपको दिखाऊं तो मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया कोर ईडी डॉट ऑनलाइन। अब मुझे ये बताएं कि ये भी एक सर्वर है, ये भी क्या है, एक सर्वर है। मैं आपको यहाँ पर सर्वर लगा कर दिखा देता हूँ ताकि हमें पता हो कि ये एक सर्वर है। सर्वर, ठीक है, ये सर्वर है हमारा। ठीक है, ये सर्वर है हमारा। और इस सर्वर के अंदर क्या है, ये भाई सर्वर हमारी किताब की तरह है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जब कोई बंदा कोर ईडी ऑनलाइन के ऊपर आएगा तब उसको यहाँ ये वाली रिक्वेस्ट जो है इसको ओपन करके देना। ये कौन संभालता है हमारे लिए, डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर के अंदर लिंक करवा दिया हमने। हमने कहा कि देखो, नॉर्मल आईपी जो है ना, स्टैटिक हमारी जो नॉर्मल आईपी है वो तो याद रखना मुश्किल है, तो मुझे इसके बदली जो है आप एक काम करो, मुझे एक नाम दे दो। और वो जो नाम है वो हमें किसने दिया, डीएनएस सर्वर ने दिया। डीएनएस सर्वर ने बोला ठीक है, नाम ले लें, इस नंबर के अगेंस्ट, इस नाम पर कोई भी आएगा, हमारा काम है हम इस नंबर को खोल के देंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डीएनएस सर्वर कौन है, ये इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि डीएनएस सर्वर या फिर डोमेन प्रोवाइडर। डीएनएस सर्वर या फिर डोमेन प्रोवाइडर। तो हमारा जो ये डीएनएस सर्वर है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये कौन है जो हमें ये देता है। अभी फिलहाल जो सबसे फेमस है, जो सबसे फेमस है वो है गोडैडी। गोडैडी को आप ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना नाम, लिखता हूँ मुझे अपने नाम से यूआरएल चाहिए, ताहा लिखता हूँ, सर्च करता हूँ डोमेन और ताहा डॉट कॉम। ये बंदा कह रहा है कि मैंने, मेरे पास है ये 28,000 रुपये आप अगर देते हैं तो आपको ताहा डॉट कॉम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने यूआरएल को थोड़ा सा चेंज कर लें, नाम को ताहा पीके डॉट कॉम अगर आप ले लें मुझसे, तो मैं 1 रुपये में दे दूंगा। अच्छा, ये डोमेन 1 रुपये में वैसे दिखा रहे हैं, लेकिन ये अगर आप इसको परचेज करेंगे तो ये मिनिमम कॉस्ट इसकी 5,000 रुपये तक पाकिस्तानी बैठ जाती है, 4,500-5,000 रुपये इस तरह। तो आपके मुख्तलिफ यहाँ पर प्राइस आ रहे हैं। ताहा नाउ डॉट कॉम 1 रुपये में, ताहा डॉट एजेंसी 1,415 में। तो ये क्या है कि एक पहले साल की फीस है, अगले साल से आपको इसी के 13,000 रुपये भरने। ये जो आपने 1 रुपये में अभी मतलब 1 रुपये दिखा रहे हैं, 5,000 इसकी कॉस्ट होगी, तो अगले महीने इसको, सॉरी अगले साल से आपको इसके कितने भरने पड़ेंगे, 5,000 रुपये। तो मतलब ये जो नाम आपको मिल रहे हैं डोमेन प्रोवाइडर, ये जो गोडैडी आपको दे रहा है, ये क्या है, डोमेन प्रोवाइडर या डीएनएस सर्वर इसके पास है, जो कि इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट आपको क्या दे रहा है, एड्रेस दे दो। नाम दे रहा है। नाम दे रहा है। वो आपने नाम इससे उठाया और आपने पब्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, अब हम इस नाम के ऊपर कहेंगे कि आ जाओ। जब कोई इस नाम के ऊपर आएगा, कैसे आएगा, वो आएगा www.corridy ऑनलाइन के ऊपर। जब वो इसके ऊपर आएगा तो फिर क्या होगा, वो सीधा यहाँ पहुंचेगा, मतलब मेरे सर्वर पर पहुंचेगा, और ये वाला क्लाइंट, ये जो क्लाइंट है, ये भी तो ऐसे ही पहुंच रहे। कैसे कैसे कैसे, रिक्वेस्ट के अंदर HTTP मेथड में यूआरएल भी तो है, और वो जो यूआरएल है वो यही तो है, कोरीडी ऑनलाइन। समझते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। देखें, यहाँ लिखते हैं यूआरएल, वापस से आते हैं, यूआरएल, और अब जो ये यूआरएल है ये भी आपके रिक्वायर्ड है, तभी मैंने यहाँ पर सेरेक लगा दिया कि देना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा।
तो सर एक मिनट। सर इसमें होस्टिंग का तो कोई रोल। मैंने मिस कर दिया। अच्छा, तो देखें, आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैंने ये जो बताया ना कि क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, वो पोस्टमैन भी हो सकता है, वो ब्राउज़र भी हो सकता है, वो जावास्क्रिप्ट का कोई लिखा हुआ प्रोग्राम भी हो सकता है। इसी तरह मैं सर्वर को भी बताता हूँ ना कि सर्वर क्या क्या हो सकता है। तो सर्वर जो है वो आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखें, सर्वर ना वो आपका लैपटॉप हो सकता है, और वो हो सकता है AWS, वो हो सकता है एज्योर, और गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP। तो सर्वर तो कुछ भी हो सकता है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है। तो ये, इसे मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये सर्वर्स हो सकते हैं, हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारा AWS हो सकता है, एज्योर हो सकता है, GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो सकता है, या एक नाम और लिख देता हूँ, N8N में हमें डिप्लॉयमेंट जब करनी है तो उसकी डिप्लॉयमेंट उसमें करेंगे, वो है होस्ट हैंगर। तो ये सब क्या है? ये सारी मशीन ही तो है जिसके अंदर मैंने अपना प्रोग्राम रखा हुआ है। चाहे मैं अपने लैपटॉप में अपना प्रोग्राम रखूं, देखिए अथेंटिकेट तो मैं करवा ही रहा हूँ ना, कि आने वाला क्लाइंट, उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाटा शेयर करूंगा, और अगर मेरे पास उसका रिकॉर्ड है तो मैं डाटा शेयर कर दूंगा। तो अथेंटिकेशन तो मैं कर रहा हूँ, तो फिर टेंशन मुझे नहीं है। चाहे वो प्रोग्राम मेरा लैपटॉप में हो, मेरे AWS में हो, मेरे एज्योर के सर्वर में हो, मेरे गूगल क्लाउड पर रखा हो, मेरे होस्ट सिंगर पर रखा हो, कहीं पर भी हो, सर्वर तो सर्वर है भाई, उसके अंदर मेरा प्रोग्राम रखा हुआ है, और जो प्रोग्राम है वो अथेंटिकेट करके क्लाइंट को जवाब दे रहा है, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। अब अब हम थे अपने URL वाले सेक्शन में। तो जो URL वाला मेरा सेक्शन है, वो मुझसे ये कहता है कि जो सर्वर है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उसके पास क्या है? IP। और IP जो है, आपने यहाँ पर देखा कि ये IP है आपकी, जिसके बदले आपको एक URL मिलता है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि ये मेरी, ये IP है, स्टैटिक IP। और इस स्टैटिक IP में मैं ज़रा चाहता हूँ कि यहाँ पर जगह है, तो मैं इस IP को सर्वर को समझाना चाह रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, इसके कॉर्नर से हम एक अपना सर्वर बनाते हैं, और ये होगा मेरा सर्वर। ठीक है, ये सर्वर है, कलर भी सेम है, तो हमें समझ आ रहा है कि ये सर्वर है। इसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है जी। इसके अंदर आपके पास, ये जो आपका सर्वर है ना, ये बेसिकली आपका घर है। सर्वर है वो आपका घर है, ठीक है। और उस घर का एक एड्रेस है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर अपने घर का एड्रेस लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये एड्रेस है। ठीक है। अच्छा, अब देखें मेरे घर के अंदर क्या है। मेरे घर के अंदर बने हुए हैं कमरे, 3 कमरे। और ये जो कमरा नंबर 1 है, ज़ाहिर है हमने कमरों को भी नाम दिए हुए होते हैं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, TV रूम, बेडरूम। तो इससे भी नाम देते हैं।
ये जो मेरा कमरा नंबर 1 है, इसको मैंने कहा 3000। मैं लिख देता हूँ कमरा नंबर 1। ये क्या है? 3000। परफेक्ट। ये क्या है? ये मेरा सेकंड रूम है। ये है 3001। और ये जो है, ये जो मेरा रूम है, ये है 8000। अच्छा, घर तक अगर आपको आना है तो आपको क्या करना है? ये घर का एड्रेस है, जाहिर है एड्रेस पर आएंगे। लेकिन अगर कमरे तक जाना है, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको कमरा भी मेंशन करना पड़ेगा। अब रूम नंबर मेंशन करते हैं। मैं कहाँ पहुंचा? मैं पहुंचा मैं पहुंचा इस रूम में। अगर मैं आपको इसे राइट साइड पर रख कर थोड़ा सा ड्राइंग, 1 मिनट अगर आप रुक जाएं। क्लाइंट ने इसको एक्सेस किया, ये पहुंचा यहाँ पर। ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? सर्वर के आईपी एड्रेस में हमने पोर्ट डिफाइन किए हुए हैं, और इस पोर्ट के अंदर इस फिजिकल मशीन के जो अलग अलग सेक्शन है, मतलब अलग अलग पोर्ट में आपको अलग अलग चीज़ें एक्सेस करके मिलती हैं। ठीक है, तो पोर्ट डिफरेंट है। जैसे हमारा विंडो है, जैसे देखें, सर्वर ना, वो है तो एक फिजिकल मशीन, और हमारा लैपटॉप भी एक फिजिकल मशीन है। अगर आप वापस आए तो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा कि लैपटॉप भी हो सकता है, AWS का सर्वर होगा, एज्योर होगा, गूगल क्लाउड होगा, होस्टिंगर होगा, सब फिजिकल मशीन लगा कर बैठे हैं। तो हमारा जो लैपटॉप है, उसके अंदर विंडो जो होती है, उसमें 65,000 पोर्ट होते हैं। मैंने तो अभी 3 ही लिखे हैं यहाँ पर। और बहुत सारे पोर्ट जो है वो विंडोज उसको ऑक्यूपाई करके कोई ना कोई प्रोग्राम चला रहा होता है बैकएंड में। और बहुत सारे पोर्ट खाली होते हैं। जब हम अपने किसी VS कोड में कोई सर्वर ऑन करते हैं, तो वो कभी लोकल होस्ट 8000 पे चल जाता है, कभी 9000 पे चला देते हैं हम उसे। जो भी भाई, इतने सारे पोर्ट खाली हैं, किसी पे भी चला देते हैं हम। तो ये जो मेरा सर्वर है, जो कि फिजिकल मशीन है, अभी मैं समझता हूँ मेरा लैपटॉप है। उस लैपटॉप का एड्रेस क्या है? ये एड्रेस है 10.24.1.2। और इसमें क्या किया मैंने? इसमें मैंने पोर्ट को सेलेक्ट किया, तो पोर्ट को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। 3000 पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह डिफरेंट पोर्ट पर डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी मुझे। अगर मैं 3000 पर जाऊंगा तो मुझे, भाई जैसे हमारे कमरे अलग होते हैं, ड्राइंग रूम अलग है और बेडरूम अलग है, तो पोर्ट नंबर 3000 अलग है, उसमें अलग चीज़ मिलेगी मुझे, और जो 3001 पर चलाया मैंने, उसमें अलग चीज़ मिलेगी मुझे। इसको हम URL की शक्ल में भी देखेंगे। हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि पोर्ट भी कोई चीज़ होती है। हमारे सर्वर के अंदर पोर्ट भी कोई चीज़ होती है, जिसकी जिसके ऊपर हम एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग पोर्ट के ऊपर रखे हुए अलग अलग चीज़ों को। अभी सब समझ आ जाएगा कि क्या चीज़, कैसी चीज़, किसको एक्सेस कर रहे हैं। समझना यहाँ पर क्या है, एक सर्वर है, वो फिजिकल मशीन है, उसमें पोर्ट है, और हम फिजिकल मशीन का भी एड्रेस लिख रहे हैं और उसके साथ पोर्ट भी बता रहे हैं कि मैं 3000 वाले की बात कर रहा हूँ, या मैं 3001 के पोर्ट नंबर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे सर्वर के पोर्ट नंबर 3001 के पास लेकर चलो, उसमें जो चीज़ है वो मुझे ला कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब अगर हम वापस आए तो जो मेरा URL है, इस URL को हम साइड अभी रखते हैं। ठीक है, इस URL को अभी साइड में रखते हैं। हम क्या करते हैं, गूगल के पास चलते हैं। google.com, सबसे आसान। google.com को उठाता हूँ मैं, कॉपी किया मैंने, और आता हूँ अपने URL में रख देता हूँ।
ओके। इसका अच्छा, अब ठीक है। google.com ये मेरा एक यूआरएल है। अब जो ये यूआरएल है, इस यूआरएल में हम यूआरएल को वैसे मेंशन करते हैं, तो किस तरह मेंशन करते हैं? हम लिखते हैं HTTP या HTTPS। अगर आप यूआरएल को देखें ना, जैसे मैंने ये google.com, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? google.com। इसको मैं कॉपी करके नोटपैड में खोलूंगा तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिख कर आता है। यहाँ पर लिख कर आता है, यहाँ पर लिख कर आता है ये। और ये क्या है? https:// www.google.com फिर /। कॉपी क्या किया था? google.com। आया क्या है? ये जो यूआरएल है ये कंप्लीट यूआरएल है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख कर देखता हूँ अगर ये लिंक ना बने तो। ये फिर से लिंक बन गया, छोड़ें, खुद से लिख लेते हैं HTTP इस तरह। ठीक है, ये जो मेरा HTTP है ना, इसको समझ लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, ये आपके काम आएगा, आपके काम आएगा ये डिप्लॉयमेंट में आपके काम आएगा। डाका के फ्रेमवर्क को आप आगे पढ़ेंगे तो जाहिर है वो बेसिक चीज़ों में तो ये हमें पढ़ना ही है ना। तो HTTP हो या HTTPS हो, इसको हम कहते हैं स्कीम। इसे हम क्या कहते हैं? स्कीम कहते हैं। इसके कलर को चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये है मेरा स्कीम। और स्कीम है यहाँ से यहाँ तक। जो आपको शिफ्ट डब्लू शिफ्ट भी डब्लू साथ में प्रेस करें। जी जी, www जो यहाँ पर लिखा है इसको हम कहते हैं सब डोमेन। तो ये जो सब डोमेन है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा। सर साथ में शिफ्ट दबाएंगे तो फिर वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। शिफ्ट नहीं, साथ वो में प्रेस। इसमें नहीं दे रहा है शिफ्ट वाला ना। अच्छा। अच्छा, उसके बाद google.com। google.com जो है आपका, वो है, आप इसको क्या देते हैं? नेकेड डोमेन। ये बेसिकली आपका डोमेन यही कहलाता है, लेकिन इसको हम कहते हैं नेकेड डोमेन। या फिर आप इसको कह सकते हैं एपेक्स, ये भी एक नाम है इसका, एपेक्स डोमेन। अच्छा, हम अभी देखते हैं ये नाम याद कैसे होंगे। इसका कोई डिफरेंट कलर रखते हैं और इसका भी डिफरेंट कलर। ठीक है, तो स्कीम, सब डोमेन, नेकेड डोमेन या एपेक्स डोमेन। स्कीम डिफरेंट हो सकते हैं, HTTP, HTTPS, STP जो भी हमने देखा था, वेब सॉकेट, डिफरेंट टाइप के डोमेन स्कीम हो सकते हैं। सब डोमेन डिफरेंट हो सकता है। नेकेड डोमेन जो है आपका, जो कि ये है google.com, ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमारी वेबसाइट में कोड है google.com में google.com है। और इसके बाद एक चीज़ और भी होती है, इसके बाद है कॉन्टैक्ट अस।
ये जो कॉन्टेक्टस मैंने लिखा है, ये है इसका एंड पॉइंट। इसको आप एंड पॉइंट भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, इसको पाथ भी कह सकते हैं या एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। और इसके बाद भी एक चीज होती है, वो क्या है? मुझे लगता है नेक्स्ट वाले जो है ना, उनको कुछ कुछ याद आ जाए शायद। ग्रो क्यूरी सर। ग्रो क्यूरी नहीं, क्यूरी पैरामीटर। क्यूरी पैरामीटर सॉरी। कुछ भी, आपने वेरिएबल का नाम लिखा और उस वेरिएबल के अंदर आपने कोई भी वैल्यू, जैसे कि मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया v, और v के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दी, तो ये क्या बन गया मेरा क्यूरी पैरामीटर। एक और वेरिएबल का नाम लिखा एंड लगाकर, लेकिन, और उसमें मैंने v की जगह लिख दिया a, और a के अंदर मैंने कोई वैल्यू डाल दी, जैसे कि बी सी, नहीं, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी ताहा की, ये नाम लिख दिया। तो ये क्या है, v के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू, a के अंदर ताहा की वैल्यू। ये क्या चीज है? ये है आपका क्यूरी पैरामीटर। अब मेरे पास तो कलर ही खत्म हो गए, देखते हैं यहाँ से कुछ ले लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना? सर दिख रहा है। चलें, बस काम चला लेते हैं, इसको थोड़ा मैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरा यूआरएल। क्या आ गया? ये मेरा यूआरएल है जिसके अंदर हम एच टी टी पी स्कीम, सब डोमेन, डोमेन, एंड पॉइंट, क्यूरी पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। तो हमारा जो है वो यूआरएल हो सकता है कुछ भी, और उस यूआरएल के ऑपरेशन करके हमने समझ लिया है उस यूआरएल को कि स्कीम क्या है, डोमेन क्या है, एंड पॉइंट क्या है, और क्यूरी पैरामीटर्स क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये एक सिंपल यूआरएल ही है। हम अभी नेटवर्क वाले टैब में जाकर देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ये एक यूआरएल है, ठीक है। मेथड गेट पोस्ट पोस्ट डिलीट, उसके बाद यूआरएल, ये दोनों देना ज़रूरी है। और हेडर आप ना दें, बॉडी आप ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हेडर को भी मैं क्या करता हूँ, वैसे देना तो अच्छी बात है लेकिन फिर भी मैं ऑप्शनल कर देता हूँ। अच्छा, हेडर को पता है ऑप्शनल नहीं करते। मैं आपको एक हेडर में ना एक चीज़ समझाता हूँ क्यों नहीं करते हेडर को ऑप्शनल। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हेडर की ही बारी है, आए हेडर को समझते हैं। देखें, जो आपका हेडर होता है, आपको हेडर में कंफ्यूजन होती है कि ये हेडर क्या है और बॉडी क्या है। एपीआई के अंदर हेडर में कंफ्यूजन होती है आपको कि ये हेडर क्या है और बॉडी क्या चीज़ है। जी सर। जी सर। देखिए, अब नहीं होगी सर आपको। हेडर जो है पेज नेम होता है ना। हेडर बेस सेम नहीं है। आपको मैं समझाता हूँ हेडर क्या पेज है। पेज नेम। मेटा डाटा जिसको हम कह सकते हैं, पेज नेम जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन ओके। लेकिन जो आपको आपके जहन में जो भी है उसको आप भूल जाएं। देखें, इसकी कितनी अच्छी एग्जाम्पल है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये है आपका एक मेल, फिजिकल मेल है जिसको हम वो कहते हैं ना, डाकिए वाला खत। ये वो है फिजिकल मेल जो घर पे ड्रॉप होता है। अच्छा, ये मेल खुला हुआ नहीं है, ये मेल बंद है। मेल खुला हुआ कैसे हो सकता है? इस मेल को बंद करें।
ठीक है, ये बंद है। और इम्पोर्टेंट क्या है पता है आपको? इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, ये क्या है? ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। एड्रेस होगा। गुड, अमरीन। देखें, ये जो है ना, ये नोट, ये हेडर है आपका। ये है आपका हेडर। और यहाँ पर आए, इसको देखते हैं ज़रा, इसके करीब चलते हैं। ये बताता है कि किसने भेजा। ये क्या बता रहे हैं? कि किसने भेजा। और टू, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, डैश 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 डैश, ठीक है। फ्रॉम डैश 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 डैश। और अंदर क्या है? वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल हमारे HTTP के, तो हम समझ लेते हैं कि टाइप टाइप ऑफ आइटम अंदर क्या है। शीशे वाला जो है वो कुछ है, या कुछ और है, जो भी है। वो हमने बता दिया कि अंदर जो है फ्रेजाइल आइटम है, ये क्या है। ओके, तो ये वाली चीज हेडर है। क्या है ये? आपका मेटा डाटा। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बताए आपके मेल के बारे में, कि किसने भेजा, कहाँ से आया, अंदर किस टाइप की चीज है। ये, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये सर है कह आपका सकते हैं हेडर। कि हमारी मेल के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाली चीज मेटा डेटा होती है, ऐसी हेडर है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब क्या बचा? अच्छा, सर इसको भी बॉडी। जरा हम करते हैं ना, रेड कलर करते हैं, है ना, ताकि एक जैसे ही रहे। और अब बची है बॉडी, जो कि ऑप्शनल भी है, लेकिन है तो सही ना। चले, हेडर जी। को जरा हम रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, और अब बारी है बॉडी की। बॉडी जो है आपकी, वो यही मेल है, लेकिन इस मेल के अंदर अब कंडीशन ऐसी है कि मेल जो है वो ओपन है। मेल जो है वो ओपन है, और इसके अंदर जो रखा गया आपका डाटा है, वो है बॉडी। ये क्या है? ये है वो डाटा जो आपने मेल के अंदर रखा है। इस डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन हेडर के अंदर है। हेडर में बताया जा रहा है किसने भेजा, कहाँ से आया, किस टाइप की चीज है ये। बॉडी क्या है? एक्चुअल डाटा। URL क्या है? इस मेल को जिधर पहुंचाना है उसका एड्रेस। और मेथड क्या है? मेथड ये है कि ये मेल आपको सिर्फ देना है, या आपसे लिखवा के वापस भी कुछ लेना है। बहुत सारे मतलब मेथड की एग्जांपल हो सकती है, कि गेट वाला मेथड क्या होता है, पोस्ट पुट और डिलीट, इसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन क्या है कि अभी हमने गेट वाला मेथड जो है उसको अप्लाई करके google.com को एक्सेस किया। गेट के मतलब होता है डाटा रिसीव करना। मेल हमें किसी ने लाकर फिजिकल हमारे घर पर मेल दिया, हमने उस मेल को गेट कर लिया, तो वो गेट वाला मेथड है। मेरे एड्रेस पर आया, हेडर, उसका मेटा डाटा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि उसके अंदर क्या है,
पढ़ने से पहले मैंने टाइप में देखा, यहाँ पर लिखा है बॉम्ब, तो मैं नहीं खोलूंगा इसे, है ना। तो यहाँ पर बॉडी जो है वो बॉडी एक्चुअल डेटा है, जो इस मेल के अंदर है वो एक्चुअल डेटा है। तो बॉडी हम कभी देते हैं, कभी हम नहीं भी देते, ऑप्शनल है ये। सर जी जी जी। थोड़ा बॉडी को डिस्क्राइब करें, अगर देते भी हैं तो हम पूरा डेटा तो बाहर नहीं दे सकते, हम क्या देते हैं बॉडी में? बॉडी में तो आप जेसन देते हैं, आप अपना ऑब्जेक्ट देते हैं, आप अपने जेसन के अंदर प्रॉपर्टी में लिखते हैं। अगर आपको कोई ट्वीट, जैसे कि आपको कोई ट्वीट करना है, आपको ट्विटर के ऊपर ट्वीट करना है अगर आपको, या लिंक्डइन के ऊपर कोई पोस्ट करना चाहते हैं आप, तो आप कंटेंट लिखेंगे। तो हम उस कंटेंट को एक जेसन में बंद करेंगे, कंटेंट की प्रॉपर्टी में हेडिंग क्या है, कंटेंट, और उसकी वैल्यू जो भी आप लिखना चाहते हैं। सर इसकी इंफॉर्मेशन जब हेडर में दे देते हैं तो फिर बॉडी में देना क्या बनता है? बॉडी थोड़ी जेसन है। नहीं देखें एड्रेस है। आप, आपको समझ नहीं आया। देखें देखें, टाइप को यहाँ पर अगर सर एक मैंने, मिनट, मुझे भी कंफ्यूजन हो जी जी एक मिनट रुकिएगा, रही है। जेसन सर है। बॉडी जो है वेबसाइट की जो कंटेंट जो पढ़ रहे होते हैं वो, जी 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 बोले बोले। वही बॉडी वेबसाइट पे जो कंटेंट पढ़ रहे होते हैं वो बॉडी नहीं कहलाएगी। वो बॉडी नहीं कहलाएगी, उसको हमने जो दिखाया है ना, मे भी हो सकता है हमने दिखाने का तरीका कुछ अलग चेंज किया हो, लेकिन जो बॉडी हमने भेजी है उसको रिसीव करके दिखाया कैसे है, वो एक अलग बात है। कि हमने किसी वेरिएबल में रखकर स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखाया है, कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखाई है, ये बॉडी है। सपोज करें कि यहाँ पर हमने किया ट्वीट एक, और ट्वीट के अंदर हमने बोला कि दिस इज माय ट्वीट नंबर 1। अब आप मुझे बताएं, क्या अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, कंफ्यूजन मुझे ये नहीं हो रही, मुझे कंफ्यूजन ये हो रही है हम ये यूआरएल में बॉडी क्यों देते हैं? हम तो नहीं देते, हम तो हेडर दे देते हैं, मैक्सिमम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हमने यूआरएल में बॉडी दी ही नहीं है। आप देखें दोबारा, लेकिन नहीं वापस सर, आए, ये चीज यूज नहीं, ये ये यूज तो देखें। होती है ना सर कि बॉडी भी आप बेसिकली ऑप्शनल डेटा भेज होता है सकते ना जो हैं। हमने मतलब भेजना या ऑप्शनल नहीं है वो ना हमने। ये। एक सेकंड, जब हम कोड करेंगे तब मैं आपको ये दिखा दूंगा कि आपने जब कभी कभी कैसे फैच किया होता है। कभी ऐसे फैच किया होता है जिसमें आप ना तो मेथड बताते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो गेट उठा लेता है, ना आप हेडर हम्म बताते हैं ना आप बॉडी बताते हैं। हम्म। सिंपल फैच का मेथड लगाते हैं, यूआरएल देते हैं, ला जी कर जी दे देता है वो। जी जी। लेकिन कभी जब आपको पोस्ट या डिलीट या पुट वाले मेथड को यूज करना है, तो फिर क्या करते हैं आप? फिर उसमें मेथड डिफाइन करते हैं, फिर उसमें मेथड हेडर डिफाइन करते हैं। हेडर में क्या लिखते हैं जी। ज्यादातर? कंटेंट टाइप जेसन है। कंटेंट जी जी। और बॉडी में क्या देते हैं? वही बॉडी में जो आप दे, भाई आपसे बोला अपना नाम बताओ, हम्म पोस्ट की रिक्वेस्ट में नाम बताएं, तो मैंने बोला कि नेम की प्रॉपर्टी में मेरा नेम जो है उसकी वैल्यू था है। देखें, हम्म। अच्छा ट्वीट सर की वो हम वैल्यू बता दिस इज माय ट्वीट नंबर 1, तो मैं वन, बोलूंगा हाँ। नेम, और नेम की वैल्यू मैं कहूंगा कि था। ये बॉडी हो गई। लेकिन मैं गेट करते टाइम थोड़ी दूंगा बॉडी। इसको वो चेक करेगा कि अगर नाम ताहा के बराबर है तो इसको डाटा वापस कर दो। इसके मतलब ये हुआ कि मैं एक ऐसे इवेंट में गया, एक ऐसे इवेंट में गया जहां पर पार्टी तो चल रही है अंदर, लेकिन मुझे गेट पर रोका और बोला कि आपके पास इनविटेशन है कि नहीं है। अगर मेरे पास नहीं इनविटेशन है तो मैं उसको बताऊंगा कि हाँ मेरा नाम ताहा है और मेरे पास इनविटेशन है, आप अपने डायरेक्टरी में चेक करें कि सही ताहा सही के सही नाम से सही है कि समझ नहीं है। गए। तो उसने चेक ठीक। किया, उसने बोला हाँ आप इनवाइटेड है, अंदर आ जाएं। ये वो ठीक। चीज़ है। बॉडी के ऊपर ठीक है। लॉजिक वॉजिक लगा के हम देख लेते हैं कि इसको ठीक है, सर्वर सही डाटा सही सही वापस समझ करेगा गए। कि नहीं करेगा। जी जी। तो यहाँ पर, यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे google.com के को दोबारा से बंद करते हैं और यहाँ लिखते हैं google.com। ठीक है, google.com को मैंने एंटर कर दिया।
अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा, नेटवर्क के टैब में जाऊंगा, और नेटवर्क के टैब में अगर मैं इसे थोड़ा जूम कर पाया तो ठीक है, google.com को दोबारा से एंटर करूंगा ताकि मेरे पास जो है वो रिक्वेस्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे। मैंने दोबारा से google.com को एंटर किया है। मैं सबसे ऊपर आता हूँ, देखें यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये, google.com। इससे क्लिक करूंगा तो आप देखते जाएं रिक्वेस्ट की सर यूआरएल क्या है। काइंडली ये प्रोसेस दोबारा कर देंगे, इसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, यूआरएल, पूरा यूआर हमने भी यही लिखा है ना भाई, यूआरएल एचटीटीपी, और पूरा जो डोमेन शोमेन जो भी है वो सब लिख दिया। यूआरएल रिक्वेस्ट http google.com, बिल्कुल ठीक है, इससे ही हमने एक्सेस किया है। मेथड कौन सा था, मेथड कौन सा मेंशन कर रहा है ये, गेट का। गेट, गेट मेथड। गेट। और गेट के बारे में हमने क्या लिखा है, टू गेट द डाटा। तो डाटा में मिला क्या, ये google.com का ये पेज खुल के मिला है मुझे। मैं जो ये राइट साइड पर आप देख पा रहे हैं, इसे मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये पूरा जो पेज है, ये पेज ओपन होकर मिला है, यही डाटा है हमारा गेट की रिक्वेस्ट में। एड्रेस तो नोट करें ज़रा, क्या ये आपको वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने कहा था कि जी सर, आईपी ये एड्रेस डीएनएस और का। यस पोर्ट यस। नंबर। यस सर। तो ये जी भी सर। हमने देखा कि अच्छा ये भी है यहाँ पर, ज़बरदस्त। और क्या दिखता है मुझे, कैशे कंट्रोल भी है, और क्या है, कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप हेडर के अंदर। ये अभी मैं, अच्छा अभी मैं हूँ भी हेडर के अंदर, अभी मैं हेडर के अंदर ही हूँ। और हेडर जो में। ये जर्नल रिस्पॉन्स आया है, ये जर्नल रिस्पॉन्स आया है, अभी रिस्पॉन्स देखें हेडर का, कि हेडर रिस्पॉन्स हमारे लिए क्या लेकर आया। तो उसमें कंटेंट टाइप जो है, उसने बताया कि टेक्स्ट एचटीएमएल, ये जो पूरा पेज है ये एचटीएमएल पे बना हुआ है, तो इसलिए कंटेंट टाइप जेसन नहीं है, कंटेंट टाइप एचटीएमएल है। यूटीएफ 8 के मतलब कि इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। सर्वर देखें, GWS, कुकीज़ भी सेट है, और यहाँ पर आप देखें तो बहुत कुछ है। यहाँ पर रिक्वेस्ट का हेडर, google.com गेट वाला मेथड, स्कीम देखें, है HTTP, HTTPS। जी स्कीम ही सर। है ना, जी सर। तो HTTP है। अच्छा मैं स्कीम है आपको सही। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि सर्वर पर है, ये आपको समझ आता है कि 10.24.1.2, अगर हमने इसको एक्सेस किया तो सर्वर को एक्सेस कर लिया आपने, ऐसा ही है ना। जी सर। तो मैं इसको कह जी। सकता हूँ कि ये मेरा होम एड्रेस है। और होम एड्रेस को ना आप, होम एड्रेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, जी। इसके मतलब भी वही है। होम होते हैं। लेकिन सबका होम एड्रेस अलग होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब ये लिख रहे हैं तो वो आपके लिए जो होम एड्रेस, देखिए हम भी लिख कर देखते हैं, एक टैब खोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लिखकर एंटर, फॉरवर्ड स्लैश लिखकर अगर मैं एंटर कर दूं तो क्या होगा, तो ये ओपन हो गया, फॉरवर्ड स्लैश से ये ओपन हो गया। मतलब मैंने यहाँ पर लिखकर एंटर किया तो डीएनएस के अंदर इस नाम से जो भी चीज़ होगी गूगल के अंदर, उसने वो हमें दिखा दिया, पॉसिबल जो जो सर्चेस आए ना हमें, वो सारे दिखा दिए उसने। खैर उसको छोड़ें, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है फॉरवर्ड स्लैश, ये यही है। तो आप अगर इस तरह लिखें, स्लैश अबाउट अस वाला पेज ओपन करके मुझे दिखाएं, तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा अब देखें, अब हम आते हैं अपने कोडिंग की तरफ।
तो नोड जेएस की बात चल रही थी। तो नोड जेएस क्या है, वो हमारा एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। और रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या है कि जावा स्क्रिप्ट को हमारे चला कर देता है। तो नोड जेएस में बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल हैं। फाइल को रीड करने वाला, लोकेशन डिफाइन करना, और एच का भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। ये जो एच का बिल्ट इन मॉड्यूल है ना, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने फाइल सिस्टम को पढ़ लिया था और भी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम एच को पढ़ेंगे। आते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर के अंदर मैं VS कोड ओपन करता हूँ। और यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं फाइल का index.js। कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है इंडेक्स रखना, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, इधर देखें, अगर आपने इसको देखा तो इसका नाम है index.js। और बिल्ट इन देखिए, हमारे लैपटॉप में इस वक्त, आप सबके लैपटॉप में इस वक्त नोड जो है वो इंस्टॉल है, नोड जेएस। तो उसके बिल्ट इन मॉड्यूल भी इंस्टॉल हुए हैं। तो बिल्ट इन मॉड्यूल में जिसने एफएस को भी प्रैक्टिस किया, जिसने बफर को भी प्रैक्टिस किया, जाहिर है उनके पास तो है ही ना। और जो नए लोग हैं उनके पास नोड नहीं होगा तो वो शायद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नोड इंस्टॉल कर लेंगे वो। हम अभी इसी के नोड के साथ जो बिल्ट इन मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है एचटीटीपी का, उसको हम यूज़ करें। तो कैसे करेंगे, आते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट की फाइल में। और यहाँ पर हम सबसे पहले, कुछ लिखने से पहले, यहाँ पर मैं करूँगा npm init, बल्कि क्लियर करते हैं पहले, npm init -y। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि पैकेज डॉट जेसन बना लूँ मैं। देखें, पैकेज डॉट जेसन बन गया। अब मेरे जितने भी पैकेजेस आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर वो रिकॉर्ड रखेगा। तो मुझे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, पैकेजेस का रिकॉर्ड यहाँ पर बनते रहेगा। अब जो है, एक हमें चीज़ और इंस्टॉल करनी है, और वो है हमारे टाइपिंग में जो सजेशन। देखें, हम जब कुछ टाइप करते हैं ना, तो हमें चाहिए होती है सजेशन। और वो, अभी मैं कुछ भी टाइप करूँगा ना तो वो सजेस्ट नहीं करेगा मुझे। और उसकी वजह ये है कि उसका एक मॉड्यूल होता है। अच्छा, तो हम यहाँ पर करेंगे npm i। और npm के ज़रिए, मैं इंस्टॉल का शॉर्ट वर्ड है आई, इंस्टॉल कर रहा हूँ @टाइप्स को /node। तो ये लिखकर मैं एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है। नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी बन गया और 2 पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है, टाइपिंग की सजेशन भी ये देगा। चलें, अच्छी बात है। अब हम लिखेंगे तो वो हमें बताएगा भी ना। अच्छा, पैकेज और जेसन में क्या मसला है, ये येलो हो रहा है इसके नाम की वजह से। तो मैं इसको कर देता हूँ, न्यू कर देता हूँ, चलें। ठीक है, आ गए हम वापस अपनी फाइल में। और फाइल के अंदर जो है, अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे यहाँ पर चाहिए एक मॉड्यूल जिसको मैं नोड से मंगवाना चाह रहा हूँ। तो कैसे मंगवाते हैं, रिक्वायर के ज़रिए, रिक्वायर के ज़रिए मंगवाते हैं। और क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो मुझे, आप देख रहे हैं कितने सारे नोड के बिल्ट इन मॉड्यूल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं हमें। बफर भी हमने चला कर देखा था, ये क्रिप्टो हम बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर से हमें चाहिए अभी ये एच टी टी पी, HTTP चाहिए मुझे। तो मैंने HTTP को मंगवा लिया। और हमने एक नई चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में देखी थी कि कभी भी आप बिल्ट इन मॉड्यूल को मंगवाएं तो फिर आप इस तरह लिखें, ताकि क्या हो कि आपको समझ में आए कि अच्छा ये नोड से आ रहे हैं HTTP। तो रिक्वायर करके मंगवा लिया। और कौन से के कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम भी हम क्या रख देंगे, HTTP। नाम रखना HTTP ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने इसका नाम HTTP रखा कि इस मॉड्यूल को मुझे HTTP के वेरिएबल में लाकर दे दो। अच्छा, अब हमें इंस्टेंशिएट करना है।
किस चीज़ को इंस्टेंशिएट करना है? जिसको आपने रिक्वायर किया। तो कॉन्स्ट, अभी मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ सर्वर के नाम से, और ये इसका नाम भी सर्वर होना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। इंस्टेंशिएट करूंगा मैं HTTP के अंदर से निकाल के, एक है इसका मेथड जिसको नाम दिया है इसने क्रिएट सर्वर, और ये मेथड है तो इसको चलाना भी ज़रूरी है। चलें, तो हमने क्या किया, रिक्वायर करके मतलब इंपोर्ट किया। रिक्वायर का दूसरा नाम इंपोर्ट है। हमने इंपोर्ट किया, हमने इंस्टेंशिएट किया एक वेरिएबल में, इसकी पावर पूरी सर्वर के नाम के वेरिएबल के अंदर जो है सेव करवा दिया। और अब हम आते हैं आगे, और अब हमने सर्वर बना लिया। आपको पता है हमने सर्वर बना लिया। ये जो है ना, ये जो आपने लिखा है, देखें HTTP का बिल्ट इन मॉड्यूल है, आपने उसको मंगवाया Node.js से, और ये आपने इस लाइन में सर्वर बना लिया। अब आपने घर बना लिया, तो अब आप रूम बना रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि सर्वर, सर्वर मतलब ये ऊपर वाला मेरा वेरिएबल, सर्वर लिसन, लिसन मतलब इसके ऊपर चल के मिलेगा हमें, इसको हम ऑर्डर कर रहे हैं कि लिसन करो 8000 पोर्ट नंबर को। और जब कोई 8000 पोर्ट नंबर पर आकर एक्सेस करे, तो उससे क्या जवाब देना, वो तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जहाँ पर कॉमा के बाद इसके ऊपर आता है कॉल बैक फंक्शन। तो फंक्शन का कीवर्ड, और फंक्शन के कीवर्ड के बाद कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर लिख दें कि HTTP सर्वर इज अब मतलब चल रहे ऑन पोर्ट 8000। ये console डॉट लॉग उसके लिए नहीं है जो आपका क्लाइंट है, ये console डॉट लॉग अभी आपको नजर आएगा आपके यहाँ पर इस कमांड प्रॉम्प्ट में। अच्छा, दोबारा से समझते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है मुझे पता है। सर फंक्शन के साथ ब्रैकेट इन तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि HTTP सर्वर जो है वो 8000 पोर्ट नंबर के ऊपर लिसन कर रहा है। इसको आप अपनी ज़बान में जैसे अब आपको अपने दिमाग को समझाना है ना, आप उसको समझा लें। मैंने तो ये बोलकर समझाया है कि 8000 पोर्ट के ऊपर अगर कोई क्लाइंट आएगा तो ये वाला फंक्शन जो है वो चलेगा। ये बात मुझे समझ आ गई। और इसके अंदर जो कंसोल हमने लिखा है वो अभी इसलिए लिखा है ताकि मैं सीख सकूं कि जैसे ही चलेगा तो मुझे ये कंसोल इस टर्मिनल पर दिखाए, तो मैं इस पे देख सकूं यहाँ पर, और मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि हाँ ये फंक्शन चला, क्योंकि मैंने ये मैसेज लिखा है। ये मैसेज मुझे यहाँ दिखा, कहीं और से जाकर मैं इस पोर्ट नंबर को एक्सेस करूंगा, ये मैसेज मुझे यहाँ पर दिखेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ठीक है, वहां से चलाया था और ये चल भी गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिखा मैसेज मुझे। ठीक है, तो इसीलिए ये मैसेज भी हमने यहाँ पर लिख कर रख लिया। अच्छा, तो क्या आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि 8000 पोर्ट नंबर के ऊपर हमने अपने सर्वर के अंदर एक पोर्ट अलाउ कर दिया 8000, और उसके ऊपर कोई आकर एक्सेस करेगा तो वो हमारे सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। तो क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं? हमने एक सर्वर बनाया, एक पोर्ट के ऊपर उसको रन करवाने की कोशिश की HTTP के मॉड्यूल से। ठीक है, बेहतरीन। अब हम क्या करते हैं, चलाते हैं। कैसे चलाया जाता है? नोड, मतलब मैं नोड से कहता हूँ मेरी फाइल को चलाओ। फाइल का नाम है index.js, और रन कराता हूँ। डू यू वांट अलाउ पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क? हाँ, अलाउ कर दें अगर आपके पास भी कुछ ऐसा आ रहा है तो नोड की तरफ से। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। क्या आपको यहाँ पर नोड लिखा नजर आ रहा है? नो सर। हाँ जी सर, जी सर। नहीं आ रहा। जी सर। यस सर। नोड लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं अपने सर्वर को बंद करता हूँ। ये नोड था नहीं पहले,
बंद कैसे किया? कंट्रोल सी के बटन से, कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, बंद हो जाएगा। अच्छा, क्लियर किया? अभी सीएमडी लिखा नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन है ये। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नोड मेरे इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल चलाओ, और मैंने जैसी ये फाइल चलाई तो ये नोड बन गया। यस सर। अब जब ये यस सर। नोड बना तो इसके मतलब मेरी फाइल रन, नोड के ऊपर रन हो रही है, और ये सर्वर चल रहा है, रुका नहीं है, जी ये ठीक रन हो है रहा सर। है। इसके मतलब ये है कि 8000 पोर्ट जो है वो चल पड़ा। हमारा जो 8000 पोर्ट है ना, वो उसके उसके ऊपर ये रन हो रहा है। चलें, इसको मैं रोकता हूँ, और तो हमारा जो सर्वर है वो 8000 के ऊपर हमने इस पोर्ट के ऊपर रन किया, और वो रन हो भी रहा है। हमने देखा कि वो रन जो है वो हो भी रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम समझ लेते हैं इसमें, जैसे कि जो आपने यहाँ पर सर्वर का वेरिएबल लिखा है, इसके अंदर एच टी टी पी क्रिएट का जो मेथड है, अगर मैं इसके ऊपर माउस रखूं तो ये हमें बताता है कि ये एच टी टी पी इनकमिंग मैसेज और एच टी टी पी सर्वर रिस्पॉन्स जो है ना, इन दोनों में से कोई चीज़ लेता है। तो क्या? इनकमिंग मैसेज और रिस्पॉन्स। इनकमिंग मैसेज मतलब किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी तो वो इसको मिलेगी, तो इसलिए इसने उसका नाम दे दिया इनकमिंग मैसेज। कोई भेज रहा है, इसको वो मैसेज मिला तो इनकमिंग मैसेज, तो इसको हम देंगे इसका एक नाम। इनकमिंग मैसेज को हम अपने तरफ से कहेंगे कि ये रिक्वेस्ट है, और सर्वर का रिस्पॉन्स उसको हम कहेंगे कि ये रिस्पॉन्स है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कहेंगे हम। इनकमिंग मैसेज हमारे लिए क्या है? रिक्वेस्ट। और किसकी रिक्वेस्ट? सामने वाले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट जो हमें भेजी उसको रिक्वेस्ट बोल रहे हैं हम। और रिस्पॉन्स जो हम उससे भेजेंगे वो रिस्पॉन्स है, क्योंकि इस वक्त हम सर्वर हैं, ये मेरा सर्वर का कोड है, ठीक है। तो करना हमें ये है कि अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, फंक्शन जो है इसका सिंटेक्स आ गया। ओपन करता हूँ फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट को, और इसके दो पैरामीटर डिफाइन करता हूँ। एक पैरामीटर रिक्वेस्ट, ये पैरामीटर बहुत हेल्पफुल है। क्यों? जब कोई क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो वो इसके अंदर आपको रिसीव हो जाता है। इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर में क्या क्या रिसीव कर सकते हैं आप? आपको पता है? आप मेथड रिसीव करते हैं, कौन से मेथड से आपको रिक्वेस्ट आई है, पूरा यूआरएल आप रिसीव कर सकते हैं, आप हेडर रिसीव कर सकते हैं, आप बॉडी रिसीव कर सकते हैं इसी पैरामीटर में। और उसको जो जवाब आपको देना है, तो आप उसको जवाब देंगे रिस्पॉन्स के। इसमें मैं इसको पूरा लिख दूं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब ठीक है, तो रिक्वेस्ट आपको मिलेगी और रिस्पॉन्स आप देंगे। तो ठीक है, हम समझ गए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पता कैसे चलेगा कि जब मैं 8000 को एक्सेस करूंगा तो मुझे ये वाली जो चीज़ है, इस वाली चीज़, मतलब जो फंक्शन है मेरा, इसके अंदर भी मुझे एंटर होने का मौका दिया मेरे प्रोग्राम ने। मुझे पता है कैसे चलेगा, क्योंकि मैं तो ब्लाइंड हूँ अभी इस वक्त। मुझे तो ये चीज़ समझ आ गई ना कि जब मैं अपने सर्वर को चलाता हूँ तो ये जो लिखा हुआ है ये तो चल के मिल रहा है, ठीक है। मैं इसको मैंने देखा है कि ये चल के मुझे मिल रहा है, मैसेज देखा है मैंने टर्मिनल में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई 8000 पर आएगा और इस फंक्शन को चलकर, मतलब ये फंक्शन तो चलकर उससे मिलेगा, लेकिन ये भी साथ में ऑपरेट होगा, ये फंक्शन भी, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो निशानी के लिए हम क्या करते हैं, एक console डॉट लॉग ऊपर भी डाल देते हैं ताकि ये भी चल के मुझे मिले, और मुझे पता चले इसके मैसेज से कि अच्छा 8000 को एक्सेस किया, इसका वाला तो चला ही चला, ये भी चल के मिला, ठीक है। तो इसके मैसेज को मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ? आई गॉट एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है।
तो मुझे इनकमिंग रिक्वेस्ट का जो ये मैसेज है वो मेरे ही टर्मिनल पर दिखेगा, ताकि मैं पता कर पाऊँ कि इस पोर्ट को मैंने एक्सेस किया तो क्या हुआ, कि ये भी चल रहा है पीछे उसके। अच्छा, अब उसके बाद सपोज करें कि मैं इसमें कुछ लॉजिक लिख रहा हूँ, इफ एल्स की कंडीशन, फंक्शन, डेटाबेस की कॉलिंग, ये सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने लॉजिक, लॉजिक और लॉजिक और डेटाबेस कॉल, ये सारे काम मैंने किए। और करने के बाद ये डेटाबेस को कॉल किया मैंने, बहुत सारे इफ एल्स के लॉजिक को लेने के बाद जैसे मैं चेक करूंगा आने वाली रिक्वेस्ट में कि भाई ये जो बंदा है इसने बॉडी में अपना नाम ताहा बताया है, तो क्या हमारे डेटाबेस के अंदर ताहा के नाम का कोई बंदा पहले से है या नहीं है, ये सब मैं यहाँ पर मैंने चेक किया। लॉजिक शॉजिक लगा के यहाँ पर मैंने डीबी से अपने निकाला सारे यूज़र का डाटा, उसमें से मैंने चेक किया हाँ ताहा नाम का बंदा है तो। और उससे साथ में ये भी बताया ना कि उसकी यूज़र आईडी भी ये है, नाम ताहा है, ताहा के नाम के बहुत सारे हो सकते हैं यूज़र आईडी, लेकिन यूनिक होगी। तो यूज़र आईडी को आपने बेस बनाकर, ताहा के नाम को बेस बनाकर उस बंदे को देख लिया कि ये अथेंटिक बंदा है जो एक्सेस करना चाह रहे। तो अब आप उसे जवाब दें। अच्छा, जवाब क्या देंगे? जवाब देंगे कि रिस्पॉन्स में सबसे पहले तो आप इसे हेडर में जवाब दें। तो यहाँ पर एक मेथड होता है इसका, राइट हेड के नाम से, ये रहा राइट हेड का मेथड। और ये करता है क्या है, ये खुद बता देगा कि सेंड अ रिस्पॉन्स हेडर टू द रिक्वेस्ट, एक हेडर तो भेजते हैं आप एज अ सर्वर। आप सर्वर हैं अभी, आप क्लाइंट नहीं है, सही है। बहुत देर से हम क्लाइंट बने हुए थे, बहुत देर से हम क्लाइंट थे, बहुत टाइम से हम एज अ ब्राउज़र, एज अ पोस्टमैन, एज अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम हम क्लाइंट थे। और हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट में हम हेडर भी भेज रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि HTTP की रिक्वेस्ट में मेथड, URL, हेडर भी हम भेजते हैं। तो हेडर वेडर हम सब भेज रहे थे। यहाँ पर अभी हम एज अ सर्वर काम कर रहे हैं, और एज अ सर्वर वो ये हमें बता रहा है कि सर्वर भी हेडर वापस भेजता है। तो जो आप ये भेज रहे हैं ना रिस्पॉन्स राइट हेड, इसमें आप इसको क्या बोलेंगे? 200, 200 मतलब स्टेटस कोड 200। ये जो स्टेटस कोड 200 है, और भी स्टेटस कोड होते हैं, हम उसे देखेंगे थोड़ी देर में। तो मैंने इसको रिस्पॉन्स में बोला कि भाई 200, और एक और रिस्पॉन्स मैं इसको देता हूँ जिसमें मैं इसे बताऊंगा, अपना मैसेज दूंगा मतलब। और मैं अपने मैसेज में इसको बताऊंगा कि थैंक यू फॉर विजिटिंग, एक मिनट कोट में कर दूं, आर वेबसाइट। अच्छा, अब हमें करना ये है कि ये हमने बना लिया है, तो इसे रन कराते हैं। अच्छा, हमने यहाँ तक समझ लिया, और हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हमारा सर्वर जो है वो चल रहा है। तो कैसे चलाया था, नोड इंडेक्स डॉट जेएस से अपना सर्वर जो है मैंने रन किया। और उसके साथ मुझे ये भी समझ आया कि 8000 पोर्ट के ऊपर ये जो फंक्शन है ये भी चल गया है, तभी मुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ऊपर जो मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए पूरा फंक्शन बनाया है, इसमें से मुझे मैसेज नहीं मिला, ये वाला console डॉट लॉग आप देखेंगे तो ये मैसेज मुझे नहीं मिला। तो फिर ये कब चलता है? ये उस वक्त चलेगा जब आप इस 8000 पोर्ट के ऊपर एक्सेस करेंगे, तो ये चलेगा। और इसके अंदर आपने जो लिखा है वो काम परफॉर्म होगा। तो आइए देखते हैं कैसे, पता कैसे चलेगा। पता चलाने के लिए ही तो हमने ये console डॉट लॉग लिख कर यहाँ पर रखा है। कैसे? देखें, यहाँ आप आएंगे नए टैब में, और यहाँ पर आप लिखेंगे अपना लोकल होस्ट 8000, उससे एक्सेस करेंगे।
तो यहाँ पर देखें लोकल होस्ट 8000 में पहले तो एरर आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा है, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने इंस्पेक्ट टूल को ओपन करेंगे, नेटवर्क के टैब में जाएंगे, सारे एक्सेस को क्लियर करके यहाँ से अगेन लोकल होस्ट 8000 को एंटर करेंगे। अच्छा, आ गया ये। यहाँ पर लोकल होस्ट को मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पर देखें हेडर भी दिखता है, प्रीव्यू भी है, रिस्पॉन्स भी है। हेडर भी है, प्रीव्यू भी है, रिस्पॉन्स भी है, इनिशिएटर भी है, टाइमिंग भी है। हमें पहले हेडर को देखना है। यूआरएल क्या था, लोक 8000 पोर्ट के ऊपर चलाओ। लोकल होस्ट मतलब मेरी लोकल मशीन का जो भी होम एड्रेस है उस पे इस पोर्ट के ऊपर ये रन हो रहा है, तो मैंने बोला 8000 वाले पोर्ट को चलाओ। मेथड क्या है, गेट। गेट का मेथड है। 200 स्टेटस कोड है, 200 रिमोट एक्सेस के ऊपर वही बता रहा है आपको। और ये सारी चीजें भाई आप नीचे जाकर देखेंगे ना तो ये वही बताएगा। रिस्पॉन्स देखें क्या आया, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट। आए अपने कोड में इसको जो है इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखें ये जो आपका फंक्शन है इसका ये वाला मैसेज आपको सर्वर पर दिखेगा। ये देखें 2 दफा नजर आ रहे हैं, आई गॉट एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, आई गॉट एन इनकमिंग रिक्वेस्ट। एक और रिक्वेस्ट भेजे वहां से, एक और भेजते हैं। इसको यूआरएल को एक और दफ़ा एंटर करता हूँ और वापस आते हैं। देखें 4 दफ़ा हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन मतलब ये रिक्वेस्ट ले रहा है। आई गॉट एन इनकमिंग रिक्वेस्ट का मैसेज यहाँ पर इस बात को जो है वो जाहिर कर देता है कि आप कि इस फंक्शन को आपने रन कराया है। कौन से वाले, ऊपर वाले को। 8000 पर कोई एक्सेस करेगा ऊपर वाला फंक्शन रन होगा। अच्छा, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट, एंड के मेथड के साथ जो हमने लिखा है थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट, ये आपको सर रिस्पॉन्स ये मिल। सर प्लीज, आई आई गॉट गॉट एन एन इनकमिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट, कहाँ ये से कहाँ आ से गया? आ। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये चीज़ समझ आ गई। और रिक्वेस्ट जो है वो आपने यहाँ पर 200 रिस्पॉन्स के तौर पर आपने दिया, रिस्पॉन्स में आपने एक रिजल्ट भी दिया है। सब समझ आ गया यहाँ से कि कैसे ये सर्वर को चला रहे, पोर्ट के ऊपर हमें कैसे एक्सेस करके दे रहे। अब क्या करना है, अब हमें इस स्टेटस कोड को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा था कि स्टेटस कोड याद नहीं हो रहे। स्टेटस कोड हमसे याद नहीं हो रहे, ये क्या चक्कर है, इसका समझ नहीं आ रहा कि ये 100 क्या 200 स्टेटस कोड कब होता है, 300 कब होता है। आए स्टेटस कोड को हम यहाँ कहीं पर बना लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं। मैं आपको ये फाइल जो है वो दे दूंगा। चलें यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आपको देखें, मैं इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। अफसोस के साथ ये आप याद करेंगे तो याद होगा, वरना नहीं होगा। तो देखें वन, मोबाइल वालों को नज़र आ रहे। जी सर। तो हमारे स्टेटस कोड में ना जो 1 2 3 4 5 है, ये कुछ इस तरह है कि अगर आप 1 को देखें तो ये इंफॉर्मेशन देता है, रिस्पॉन्स।
और अगर 200 की सीरीज को देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो सक्सेस रिस्पॉन्स देता है। और अगर आप 300 की सीरीज को देखें तो वो रीडायरेक्शन के बारे में 300 जो है स्टेटस कोड रीडायरेक्शन के बारे में बताती है। और 400 को अगर आप देखें तो ये 400 क्लाइंट कौन होता है? आपका ब्राउज़र पोस्टमैन। अगर आप ही क्लाइंट हैं, ज़्यादातर केसेस में तो हम क्लाइंट ही होते हैं, सर्वर तो नहीं होते हम। तो ब्राउज़र से मैं गूगल खोल रहा हूँ, यूट्यूब खोल रहा हूँ, तो मैं क्लाइंट हूँ। तो अगर मैंने कुछ यूट्यूब में यहाँ पर आकर, लेट सपोज यहाँ पर आकर मैंने इस तरीके से ट्यूब लिख दिया और मैंने डबल ओ कर दिया यूट्यूब को, तो ये किसकी गलती है? मेरी गलती है ना, मैं गलत लिख रहा हूँ। तो वो है ये क्लाइंट एरर, क्लाइंट ने ही कोई गड़बड़ की है। तो ये 400 वो है कि क्लाइंट की तरफ से जो है सही से दिया नहीं गया डाटा, तो सर्वर उस पर काम नहीं कर पा रहे। और सर्वर एरर मतलब सर्वर में कोई मसला है और वो सर्वर जो है वो आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, तो सर्वर का एरर और आना। रीडायरेक्ट क्या होता है? रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि आपने सर्वर को किया एक्सेस और उसने आपको कहीं और पहुंचा दिया। ठीक है, तो वो रीडायरेक्शन है कि एक जगह से दूसरे, जैसे कॉल डाइवर्ट होती है ना कि किसी ने आपके नंबर पर कॉल किया, आपने इसको किसी और पर डाइवर्ट कर दिया, तो वैसे ही रीडायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद जो है सक्सेस, अभी हमने क्या देखा है? 200 सक्सेस और 100 इन्फो रिस्पॉन्स। इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने कैसे याद किया? 400 का कोई भी अगर आता है, 400, 401, 402, तो मेरी गलती है। 500 का कुछ भी अगर आया तो वो सर्वर की गलती है। 300 रीडायरेक्ट है, बल्कि 300 छोड़ें, 200 क्या है? सक्सेस है, हमेशा सक्सेस ही है ये। चाहे 200 हो, 201 हो, 202 हो, ये सक्सेस है। तो तीन चीज़ें तो मुझे याद हो गई, मेरी गलती, सर्वर की गलती और सक्सेस होना। अब बचे दो, तो उसमें 300 रीडायरेक्ट है और ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर 100 बहुत कम ही आपको नज़र आते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन है ये, इस इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स है। तो अगर आप इसको याद करें तो बहुत आसान है। 400 आपकी गलती, 500 सर्वर की गलती, 200 सब कुछ ठीक है, और जो 300 है वो रीडायरेक्ट है, 1 जो है वो इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स है। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कौन सा वाला कोड क्या करता है वो थोड़ा मुश्किल है याद करना। सर वो ये तो मुश्किल है सर। लेकिन ये बाहर की ये वाली चीज़ अगर आप याद कर लें ना, तो फिर तीन तो उसमें भी याद होती है सर, दो में हाँ सर। उस रीडायरेक्ट पे क्या मतलब है? रीडायरेक्ट के मतलब है कि आपने एक जगह पर आप आए और आपने इसको एक्सेस करने की कोशिश की, इसने आपको अब यहाँ से रीडायरेक्ट करके क्या किया? इस जगह पर पहुंचा दिया। आपने एक्सेस किया इसको, इसने आपको हम्म। रीडायरेक्ट करके यहाँ पहुंचा दिया। तो ये है रीडायरेक्शन। सर अभी कोई हमने ऐसा काम किया है रीडायरेक्ट जो हमें समझ आता हो? सर अभी जैसे कोई अभी कभी हमें लिंक शेयर करता है, हम जब उसे ओपन करते हैं, मेरे साथ तो क्रोम पे अक्सर ऐसा ही होता है कि वो कहता है रीडायरेक्ट और एग्जिट योर प्रीवियस वेबसाइट, तो फिर हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट वो हमें उस यूआरएल पे ले जाता है। रीडायरेक्शन होती है, हम भी रीडायरेक्शन करवाएंगे थोड़ा सा। अगर आप वेट करेंगे तो हम किसी क्लास में रीडायरेक्शन भी करेंगे, क्योंकि अब तो एपीआई शुरू हो गई है। अच्छा, मैं ठीक यहाँ है। पर आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ चीज़ें जो मुझे अभी याद हैं फिलहाल वो मैं लिख सकता हूँ। और 201 आपको भी पता है, 201 होता है हाँ। ओके, और वो बताता है कि आपने क्रिएट कर लिया है कोई जो भी आप पोस्ट की रिक्वेस्ट ज़्यादातर जब वो करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आता है ये 301। 301 के मतलब होता है रीडायरेक्ट। और 400, आपने 400 भी देखा है, बैड रिक्वेस्ट के नाम से आता है ये। पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है, लेकिन ये बैड रिक्वेस्ट के नाम से आता है। और 404 किस नाम से आता है? नो, पेज नोट Not फाउंड। found. नॉट फाउंड। और 500? सर्वर में कोई एरर हो तो? Internal server error. जी बिल्कुल गुड। तो ये आपने इसको देखा है कुछ, और जो मुझे याद है, बाकी और भी हैं, तो वो भी हम करते करते देखते देखते याद कर ही लेंगे। तो इसको मैं करता हूँ एक बॉक्स में बंद, और इसको एक हेडिंग दे दूंगा स्टेटस कोड के नाम से, ताकि आप इसको बाद में देख पाए। ओ भाई,
लपेटो। अच्छा जी, तो वापस आते हैं। सर आपको लपेटने का नहीं बोला था। आ, सर आपको नहीं बोल रहे, मजाक कर रहे सर हैं। वो अच्छा, वर्डप्रेस की मेरी जो वेबसाइट है ना वो डिलीट हो गई, सिर्फ होम पेज रह गया। आपको बहुत मुबारक हो अमरीन। सर लकी क्या आप। करूं दोबारा? अच्छा देखिए, हमने अभी ये तो समझ लिया है कि ये इसका क्या चक्कर है। हमने रिस्पॉन्स बैक भी किया है उसे, लेकिन इस रिक्वेस्ट को भी तो रीड करते हैं ना। तो इस रिक्वेस्ट को रीड करने के लिए आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें तो चलें, ठीक है, दो दो लॉजिक हटा देते हैं ताकि स्क्रीन में थोड़ी जगह बन जाए। अच्छा, console डॉट लॉग भी ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस टाइम पर मुझे रिक्वेस्ट आ रही है उस टाइम का मुझे पता चले। ये कैसे हो पाएगा? तो ये ऐसे होगा कि आप इसको डबल कोट में से हटाकर पहले तो आप इसको रखेंगे बैकटिक में ताकि हम वेरिएबल लगा सकें। और यहाँ पर कैसे लगाते हैं, $साइन कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिखेंगे डेट डॉट नाउ होता है शायद, हाँ, डेट डॉट नाउ। डेट डॉट नाउ का ये नाउ मेथड है तो राउंड ब्रैकेट लगाकर चला देंगे। अच्छा, तो डेट डॉट नाउ से हमें पता चलेगा कि किस टाइम ये रिक्वेस्ट आई है, वो हमारे सर्वर के ऊपर पता चलेगा। देखिए, एक चीज़ होती है, शायद शायद आप लोगों ने ये चीज़ सुनी हो और लाजमी सुनी होगी कि सर्वर के ऊपर लॉग्स फाइल जनरेट करते हैं हम, ताकि एरर आए तो हमें लॉग्स में पता चले, हम लॉग्स में जाकर देखें कि क्या एरर है। आपने ये चीज़ सुनी है कि लॉग्स हम बनाते हैं सर्वर के अंदर ताकि पता चले कि कौन सी रिक्वेस्ट आई, किसने रिक्वेस्ट की, क्या एरर है, ये सब हम देख पाए। तो जी सर। ये जो console डॉट लॉग है ना, आप समझ लें कि अभी ये लॉग फाइल तो नहीं है मेरी, लेकिन ये एक झूठ मूठ की लॉग फाइल है। और ये मुझे नज़र कहाँ पर आ रही है, मेरे टर्मिनल के ऊपर। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। बाद में इसको एक फाइल बनाकर रख दूंगा, वो एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करूंगा और यहाँ पर फाइल बनाकर ये सारी की सारी जो भी रिक्वेस्ट से आ रही है ना, उनको अपनी फाइल में सेव करवाऊंगा मैं बाद में। अभी तो फिलहाल ये console डॉट लॉग से देखना चाहता हूँ मैं। वही करते हैं ये जो। सर एक चीज क्लियर कर दें, ये डबल कोटेशन और अच्छा, अब देखें, हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या करना है कि जो बहुत देर से हम कर भी रहे हैं, रिक्वेस्ट वहाँ से भेजेंगे अपने क्लाइंट से, और यहाँ पर आकर हम अपने console डॉट लॉग को डेट के साथ देखेंगे। वैसे कोई बहुत बड़ा काम हमने किया नहीं है, हमने सिर्फ एक वेरिएबल ऐड कर दिया, डेट और टाइम वाला। तो आते हैं हम अपने अ, इसमें क्लाइंट के पास, और क्लाइंट को कहते हैं कि लोकल होस्ट 8000 को चलाओ। तो लोकल होस्ट 8000 हमें 404 का एरर दे रहा है। उसकी वजह है शायद मेरा सर्वर जो है ना, वो मुझे रोक कर वापस चलाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़, एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये आपको सर्वर बार बार रोक कर जब भी कोई चेंजिंग करते हैं ना, तो आपको सर्वर रोक कर बार बार चलाना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि वो पुराने वाले लिखे हुए कोड के ऊपर अभी मेरा सर्वर रन हो रहा है। मैंने ये सर्वर रोका और ये दोबारा से चला दिया। अब अगर मैं एक्सेस यहाँ पर करूँगा तो देखें, अब ये 200 का ग्रीन बटन और ओके दे रहा है। चले, मुझे ये नहीं देखना है, ये तो मैंने सिर्फ एक यहाँ पर इसको क्या किया, एज अ क्लाइंट इस यूआरएल को एक्सेस कर लिया। हमें असल में यहाँ पर आना है। देखें, टाइमिंग आ रही है, आई गॉट एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, और यहाँ पर टाइम आ रही है। ये यूँ समझे मिली सेकेंड का एक इसके टाइम को बताने का कैलकुलेशन है, एक तरीका है, लेकिन ये टाइम ही है। इस टाइम के ऊपर आपको ये रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, सही है। इस टाइम के फॉर्मेट को हम बाद में चेंज करेंगे, अभी तो फिलहाल आप ये समझ लें कि ये टाइम है और इस टाइम के ऊपर आपको ये रिक्वेस्ट आई है। कैसे पता चला, console डॉट लॉग से। एक काम और करते हैं भाई, रिक्वेस्ट को भी तो देखें, रिस्पॉन्स तो बैक कर दिया ना हमने, अब इसको भी तो देखते हैं। console डॉट लॉग एक और लगाते हैं और इसको कहते हैं कि रिक्वेस्ट के आने वाले मुझे यूआरएल को दिखाए कि कौन सा यूआरएल एक्सेस किया है उसने। अच्छा, ये अगर आपको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना हो इसको, तो आप मेरा वाला शॉर्टकट यूज़ करें और उसमें आप डाल दें एक इमोजी, ताकि हम इमोजी को देखकर अपने यूआरएल को देख लेंगे, ठीक है।
तो ये भी console डॉट लॉग है, ये भी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और एक और बात के हमें बंद करना है सर्वर को क्योंकि कोड में चेंजिंग किया, और दोबारा से चलाना है, ठीक है। दोबारा सर्वर चला दिया, वापस से इधर आए, लोकल होस्ट 8000 में एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर मुझे ओके दिख गया, वापस से यहाँ जाते हैं। ये है वो यूआरएल, आई गॉट एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, और होम के ऊपर रिक्वेस्ट आई है, आई गॉट एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ये डॉट वेल नोन इस वैसे ये एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन क्या है कि होम के ऊपर रिक्वेस्ट आई है, क्यों? क्योंकि हमने पोर्ट 8000 अलाउ किया है, तो यही हमारा होम है। लोकल होस्ट 8000 हमारा होम है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है। आपको अगर यकीन नहीं आता तो हम इसे 9000 कर देते हैं, और इसे यहाँ पर मैसेज में भी चेंज कर देते हैं, और फिर से सर्वर को रोकते हैं, क्लियर करते हैं, दोबारा सर्वर चलाते हैं। 9000 का मैसेज तो आ गया, लेकिन यहाँ पर आकर हम अपने 8000 को मिटाकर 9000 से रिक्वेस्ट कर देंगे। देखें अभी भी ग्रीन बटन 200 ओके, और यहाँ पर ये दिखा रहा है आई गॉट एन रिक्वेस्ट, आई गॉट एन रिक्वेस्ट, और ये होम के ऊपर बता रहे 9000 पर चल रहे। मतलब ये कि पोर्ट हमारे हाथ में, हमने ये दरवाजा है हमारे सर्वर तक पहुंचने का, 9000 को हमने बोला, ये वाला फंक्शन बार बार चलेगा जब जब आप यूआरएल को लिखकर एंटर करेंगे, तो इस फंक्शन को आप चलाएंगे। एक और चीज हम करते हैं, एक और काम करते हैं। सर सर नीचे इसे VS कोड पे नीचे। अच्छा, रिक्वेस्ट के अंदर से देखते हैं ना और क्या हम निकाल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट के मैंने लाइन को कॉपी किया है, और देखते हैं यूआरएल की जगह भाई मुझे मेथड चाहिए कि कौन से मेथड से ये जो क्लाइंट है कौन सा मेथड लिखकर कॉल करे। चलें, कोड में चेंजिंग की, अगेन वही करना पड़ेगा, CLS, और सर्वर रोका, सर्वर दोबारा चलाया, और 9000 पर है, यहाँ पर भी 9000 है, इसको मैं एंटर करता हूँ, ये चल गया। और यहाँ पर आकर मैं देखूंगा तो अब मुझे गेट की रिक्वेस्ट चाहिए। कौन सा मेथड है? गेट का मेथड है, गेट के मेथड से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है। तो ठीक है, मतलब मैं रिक्वेस्ट को भी देख पा रहा हूँ और उससे रिस्पॉन्स बैक भी कर पा रहा हूँ। क्या हमने ये वाली चीज अचीव की? एक क्लाइंट बनकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सर्वर बनकर उसे रिस्पॉन्स बैक भी कर रहे हैं। क्या दोनों साइडों से हमें ये चीज क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब मैं सर ये मेथड मेथड आपने जो लगाए थे। चले, हमें यहाँ तक तो ये बात समझ आ गई कि कंसोल और ये सारी चीजें ये मिटा देता हूँ। हमें समझ आ गया कि रिक्वेस्ट वो हमें भेज रहा है, रिस्पॉन्स बैक हम कर रहे हैं। एक लगाते हैं इफ एल्स का कजन, इफ एल्स का कजन है कि ये स्विच इसका नाम है, और ये भी जो इफ एल्स करता है कि या तो हाँ या तो ना, तो ये जो है ये मल्टीपल हाँ ना करता है ये। इसको हम बताते हैं कि भाई पहले तो हम इसको बताते हैं कि किस चीज़ को फोकस करो। वो कैसे बताते हैं? वो हम स्विच के बाद राउंड ब्रैकेट लगाकर बताते हैं कि रिक्वेस्ट के यूआरएल को देखो। यहाँ पर हमने इसको क्या बताया है कि इसको फोकस में रखना, यूआरएल को फोकस में रखना। अच्छा, फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगा के ओपन करते हैं और फिर हम केसेस लिखते हैं। तो पहला केस लिखते हैं, पहला जो मेरा केस है, थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ ना ताकि, अच्छा पहला केस, अगर यूआरएल फॉरवर्ड स्लैश है तो क्या करना कि रिटर्न करना रिस्पॉन्स एंड इसी मेथड से हम भेज रहे थे ना, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश है मेरा होम पेज ना, तो होम पेज, वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज। अच्छा, अगर आप इधर आते हैं तो आप, अच्छा तो हम यहाँ पर आ गए और इससे बस टेस्ट करना है हमें कि अगर कोई मेरे
यूआरएल से होम पेज को एक्सेस करें तो उसे रिटर्न में मिलना चाहिए क्या, वेलकम पेज। और एक मैसेज और भी मिलना चाहिए ना, वो क्या है कि रिस्पॉन्स, और क्या था, राइट हेडर, राइट हेड, और राइट हेड में 200। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बोला कि यूआरएल को देखो, और अगर वो होम है तो उसे 200 के साथ क्या है ना, वेलकम टू होम पेज। मैं अपने इसे बंद करता हूँ सर्वर को, ये 9000 पर चला दिया था बाय द वे हमने। मैं इसे कहता हूँ कि नोड जेएस चलो, तो ये 9000 पर रन हो रहा है। मैं आता हूँ अपने यहाँ पर ब्राउज़र में और इसे एंटर करता हूँ, लोकल होस्ट को देखता हूँ, ये ओके है। रिस्पॉन्स में क्या आया, वेलकम टू होम पेज। परफेक्ट, ज़बरदस्त, वेलकम टू होम पेज आया। मतलब ये क्या, यूआरएल को देखा इसने और इसने देखा कि हाँ होम वाला है। यूआरएल कौन सा है, होम वाला है। होम तो वाला। उसको ये मैसेज भी दे दिया इसने, क्योंकि हमने अभी सीखा था कि 200 देना और मैसेज वापस करना, ये दोनों ऐसे होते हैं। एक केस और बना देते हैं, भाई ये देख ही रहा है ना हमारे यूआरएल को, ये तो देख रहा है हमारे यूआरएल को। एक केस और बना देते हैं, आए एक केस और बना दिया। और क्या किया है, और हमने ये किया कि इसको मैंने बोला कि कॉन्टैक्ट, सॉरी, कॉन्टैक्ट अस। अगर कोई कॉन्टैक्ट अस वाले एंड पॉइंट के साथ आए तो तुम उसे कहना वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस पेज। फिर से आपको इसे चलाना है और वापस जाना है। अच्छा, 9000 को मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसका जवाब आएगा वेलकम टू होम पेज। और अब मैं 9000 के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगा कर लिखूंगा कॉन्टैक्ट माइनस अस। देखें चलाकर, एंटर करता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आ रहा है रेस्पॉन्स, वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस पेज। ओके, तो मतलब मैंने अभी क्या किया, अभी अभी मैंने अपने होम के बाद एक एंड पॉइंट को एक्सेस किया। अपने मैंने अभी अपने, ये फॉरवर्ड स्लैश क्या है, वही मेरा पूरा लोकल होस्ट 9000, ये मेरा पूरा क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। और फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैंने जो लिखा वो मेरा एंड पॉइंट है। तो मतलब मैंने कॉन्टैक्ट अस को एक्सेस किया, जबरदस्त। यहाँ पर मैंने जो भी अभी किया है वो, उससे आपको ये बात समझ आ गई कि अलग अलग राउट के ऊपर आप बना सकते हैं ये। ठीक है, तो सर ये इस स्क्रीन से ब्राउजर पे कैसे जाते हैं? ऑल ब्राउजर टैब, कैसे खोलते हैं? ऑल टैब, अच्छा ठीक है। सर ये स्लैश डालना जरूरी है? फॉरवर्ड स्लैश डालना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश जो है वो आपकी दो चीज़ों को सेपरेट करने के भी काम में आ रहे हैं ना। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि डोमेन और एंड पॉइंट को सेपरेट यही करेगा आपका जो ये फॉरवर्ड स्लैश। ओके। ठीक है, तो ये अभी जो मैं आपको होमवर्क दूंगा ना करने के लिए, उसमें आपको करना ये है कि स्विच स्टेटमेंट ही लगाना है। लेकिन 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 इसको मैं मिटा रहा हूँ, मेरा फंक्शन ऊपर वाला खाली है, समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मेथड अगर गेट का हो तो होम के राउट पे बता देना कि ठीक है ये होम के राउट का गेट है। तो कैसे बनेगा, मेथड स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं और इसको कहते हैं कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वहां से, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, इसको देख रहा है ये अभी। अच्छा, केसेस बनाते हैं। केस में मैं इससे कहता हूं कि मेथड जो आने वाला मेथड है वो होगा गेट। तो फिर रिस्पॉन्स में देखना कि एंड पॉइंट क्या है, गेट का एंड पॉइंट क्या है। अच्छा,
यहाँ पर एक स्विच और लगाते हैं, और इसको मैं कहता हूँ कि ये देखेगा आने वाली रिक्वेस्ट के URL को, और इसमें जो मैं केस बना रहा हूँ वो देख रहा है आपके स्विच के केस को। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे पता है आपको यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गई कि ये अब क्या कर दिया। किया कुछ भी नहीं है, स्विच के अंदर एक स्विच और डाल दिया। अगर आप इसको समझे ना पहले, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मुझे लगता है मुझे अभी ये नहीं करना चाहिए।